एपिसोड 76 800 करोड़। उन्होंने बस यही सोचा कि विनोद ने अपनी एबिलिटी का दिखावा करने के लिए व्हीलचेयर पर बैठे अधेड़ उम्र के आदमी से ये झूठी बात बोली है। अब वे बदमाश लोग बदला लेने के लिए बड़ी संख्या में अपने लोगों का ग्रुप लेकर आ गए हैं ताकि वे विनोद और सोसाइटी के लोगों को नुकसान पहुंचा सके। विनोद ने उन दर्जनों सूट पहने लोगों पर ध्यान नहीं दिया जो तेजी से उसकी ओर आ रहे थे। उसके लिए उनसे निपटना केवल 1.5 मिनट की बात थी। विनोद के शरीर में सांसें तेजी से चलने लगी और अगले ही सेकंड में उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। लेकिन इसी समय कई कारें तेजी से आगे बढ़ीं और कार रुकने से पहले किसी ने खिड़की नीचे कर दी और चिल्लाया, ये सब बंद करो, अगर तुमने उपद्रव करने के लिए भीड़ इकट्ठा की तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जो लड़ाई छिड़ने के कगार पर थी अब वो रुक चुकी थी। विनोद ने उन कारों पर नजर डाली जो अभी अभी यार्ड में आई थीं और फिर अपनी भौहें चढ़ा लीं। हर्षद जो इस समय विनोद के पास खड़ा था उसने अजीब एक्सप्रेशन के साथ नीरज से कहा, पुलिस को किसने बुलाया? आप रूल्स के बारे में किस मुंह से बात कर सकते हो? हर्षद जैसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी हर्षद ने अपनी बात जारी रखी और जोर से कहा, चाहे इंसान को कितनी भी शिकायतें हों या हितों का टकराव हो, हर मामले को शांति से हल किया जाना चाहिए। शायद इन सब के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विनोद अभी भी शांत था, वो मजबूती से वहीं खड़ा था। फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसके अनुमान के हिसाब से ये पॉसिबल था कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने पुलिस को बुलाया है। इस खबर से उन पुलिस वालों को पता चल चुका था कि ऐसे माहौल में झगड़े होने की संभावना है, इसलिए वे यहाँ के हालात पर ध्यान दे रहे थे। ये सोचकर कि यहाँ कुछ गड़बड़ न हो जाए वे तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ आए थे। विनोद कुछ सोच ही रहा था कि इतने में कार से कई पुलिस वाले वर्दी में बाहर निकले। उन्होंने प्रोफेशनल लहजे में कहा, यदि कोई समस्या है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना सबसे अच्छा है। यदि कोई विवाद है तो उसे कानून द्वारा हल किया जाना चाहिए। लड़ाई करना गलत है। अगर आप में से कोई आज यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है तो उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दोषी न ठहराएं। नीरज ने विनोद की ओर बुरी नज़र से देखा और धीमी आवाज में कोसा, मैं तुम्हें थोड़ी देर और जिंदा रहने दूंगा। जब मुझे ये ज़मीन का टुकड़ा मिल जाएगा तो मैं बाद में तुमसे हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारा सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो, तुम मुझ जैसे पावरफुल आदमी को हरा नहीं पाओगे। देर इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी जांघों और मेरे पैर को घायल करने का क्या इफेक्ट होगा। फिर नीरज ने कहा, डीएसपी विजय, मेरा सरनेम ग्रोवर है और मेरा नाम नीरज है। चूंकि आप हाई पोस्ट पर हैं तो आपको मेरा नाम या मेरे एनजी ग्रुप के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। उसने अपनी बात को कहना जारी रखा। उसने कहा, हमने ज़मीन का ये टुकड़ा ईमानदारी से खरीदा है। हम भविष्य में यहाँ एक बिजनेस सर्कल बनाने का प्लान बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पुरानी दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए बहुत मददगार होगा और इसके इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाएगा। नीरज ने अपना सिर हिलाया, वह अभी भी घमंडी और दबंग लग रहा था। नीरज और उसके कर्मचारियों ने उन पुलिस अफसरों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि खुले तौर पर और गुप्त रूप से पुलिस टीम का नेतृत्व करने वाले कर्मचारियों का भी मजाक उड़ाया, क्योंकि उन सभी को इनकी पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। नीरज के बुरे बर्ताव की वजह से पुलिस वालों का गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन वे पुलिस वाले कहीं न कहीं खुद को रोकते रहे। उनमें से एक सरकारी अफसर ने नीरज पर ठंडी नज़र डाली और कहा, मैं जी ग्रुप को जानता हूं, लेकिन हम सब आज यहाँ शांति मेंटेन करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। अगर तुम ज़मीन का ये टुकड़ा चाहते हो तो तुम्हें हर दिन यहाँ आकर झगड़े करने और परेशानियां पैदा करने की बजाय सोसाइटी के लोगों के साथ शांति से बातचीत करनी होगी। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जूनियर्स हाल ही में इस सोसाइटी में क्या कर रहे हैं। हम सारे लोग सेवक बहुत प्रोफेशनल और ईमानदार हैं, तो हमें अपने पोजीशन और पैसे का रुआब दिखाना बंद करो। ये सुनकर विनोद को काफ़ी राहत मिली। उसने शांति से कहा, नीरज ने जो किया वह सभी ने देखा है। अगर सबूत की ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रेजेंट सभी सोसाइटी के लोग उन सारे सबूतों को पेश कर सकते हैं। आसपास के निवासियों ने विनोद का सपोर्ट करने की इच्छा जाहिर की। नीरज का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने दांत भींच लिए और दहाड़ा, साले हरामी सोसाइटी के लोग, मैंने जो कीमत दी वह कम नहीं है। यदि आप मुझे धोखा देना चाहते हैं तो आपने गलत इंसान को चुना है। क्या आप लोग सही में इस निकम्मे घर जमाए विनोद को अपना लीडर मान लिया है? क्या आप लोग अंधे हो चुके हो? नीरज ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये मत सोचो कि मैंने इसकी जांच नहीं की है। ये विनोद एक गरीब आदमी है। अगर वो यहाँ की सारी ज़मीन खरीदना चाहता है तो इसकी कीमत कम से कम 800 करोड़ होगी। अगर वो अब नोट छापेगा तो भी वो इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता है। संभवतः नीरज ने भी विनोद की फाइनेंशियल सिचुएशन की जांच करने के लिए सोसाइटी में चुपचाप किसी को भेजा था, लेकिन उसने सोसाइटी के अलावा विनोद के किसी और सोर्स ऑफ इनकम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने गरीब विनोद की और जांच करने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसके बैंक खाते में कितनी संपत्ति थी। नीरज ने अपने मन में कहा, विनोद जैसा लड़का किसी खरपति के घर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की तरह वहां रह सकता है। विनोद जैसे फटीचे के लिए खुद के दम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के विला में रहना और कई करोड़ रुपए की मेबैक चलाना बिल्कुल नामुमकिन है। विनोद एक छोटे परिवार से है, बेहद निकम्मा, एक 2 टके का घर जमाए इस सोसाइटी का मालिक कैसे बन सकता है? पुलिस वालों ने किसी का पक्ष नहीं लिया और उन्हें कुछ न करने की बार बार चेतावनी देने के बाद वे वहां से चले गए। निश्चित रूप से वे सिर्फ कानून व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए यहाँ आए थे।
विनोद आसपास के निवासियों को इसके बारे में बात करते हुए सुन सकता था और वे जिस बारे में बात कर रहे थे वह उसके और नीरज के बीच की लड़ाई के बारे में नहीं था, बल्कि वे इस बारे में था कि क्या विनोद सोसाइटी की पूरी ज़मीन खरीदने के लिए 7 या 800 करोड़ रुपये खर्च कर सकता था। विनोद, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये सोसाइटी के लोग भी आप पर विश्वास नहीं करते। आप जो आज यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी खरीद कर शो ऑफ करने आए हो, किसी को आप पर भरोसा नहीं है। इस सोसाइटी में सैकड़ों बंगले हैं, यदि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको यहीं सबके सामने पैर प्रणाम करूंगा। यदि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आप इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते हैं तो आप चुपचाप से अपनी गलती मान लो, यहाँ कभी लौटकर मत आना। फ्यूचर में हमारे बीच का हिसाब किताब धीरे धीरे बराबर किया जाएगा। वैसे भी मुझे आपका बैकग्राउंड पहले से ही पता है। जब नीरज बोल रहा था तो उसने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और पीछे की इमारत की बालकनी की ओर देखा। दोनों बहनें सेजल और वर्षा बालकनी में खड़ी थी। बेहतर होगा कि आप अपने कुत्ते जैसी आंखों का ख्याल रखें, उन दोनों के बारे में कुछ न सोचें। ये न भूलें कि अतीत में आपका पैर कैसे टूटा था। इसके अलावा आपकी कौन सी कुत्ते की आंख ये देख सकती है कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है। विनोद को पता चला कि नीरज कहाँ देख रहा है, इस वजह से उसके शब्द और ज्यादा क्रूर हो गए। ये क्या कोई जोक है? आप एक गरीब आदमी हो, इस बात को मान लो। आप सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या आप अपनी औकात आज ही साबित करने की काबिलियत रखते हो? आप चुप क्यों हो गए? बोलो, आप इतनी बड़ी रकम किसी से उधार भी नहीं ले सकते हो। नीरज और अधिक घमंडी हो गया। उसने सोचा कि विनोद की आंखों में उग्रता की वजह ये थी कि उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। लोगों पर पैसा फेंकना और अपनी हैसियत से दूसरों को धमकाना हमेशा से ही नीरज की खासियत रही है। उसने विनोद की खूब जमकर बेइज्जती की। वहां मौजूद सभी लोगों की नज़रें विनोद पर थी। विनोद ने झट से फ़ोन उठाया और सबके सामने बैंक का कस्टमर केयर नंबर डायल कर दिया। जिनकी एक नाली के कीड़े की भी औकात नहीं है, आप यहाँ मेरे सामने एक पावरफुल इंसान बनने का नाटक कैसे कर सकते हो? मुझे डर है कि आपका बैंक बैलेंस मेरे बैंक बैलेंस के मुकाबले 0.1% के अमाउंट के बराबर भी नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ अपने को शर्मिंदा मत करो। निकलो यहाँ से। नीरज ने उसे फिर से ताना मारा। विनोद ने मन में कहा, मालूम होता है इस समय नीरज भूल चुका है कि उसकी एक टांग किसने तोड़ी है। विनोद ने स्पीकर फोन ऑन किया और कॉल कनेक्ट होने के बाद एक आदमी की आवाज़ आई। विनोद, आप हमारे बैंक के टॉप वीआईपी कस्टमर हैं। मैं संजय मेहरा बैंक मैनेजर हूं। मैं फ्यूचर में आपके 1-to-1 कस्टमर सर्विस के लिए जिम्मेदार रहूंगा। मैं अभी आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आसपास का वातावरण अचानक बहुत शांत हो गया। नीरज भी एक पल के लिए शौक कर रह गया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और सबके सामने विनोद के फ़ोन से उस मैनेजर से पूछा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूं। मैंने अभी जो फ़ोन नंबर डायल किया है, क्या इसमें कोई हेरफेर किया गया है? क्या आप वाकई में बैंक मैनेजर हो? बैंक मैनेजर ने कहा। एपिसोड 77 इन्फॉर्मेशन। बैंक मैनेजर ने कहा, ये कौन नहीं जानता कि इस बैंक में 100 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले लोग ही बैंक मैनेजर से 1-to-1 बात करने के सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। विनोद ने अपने फ़ोन को अपनी ओर लिया, उसे अभी भी स्पीकर मोड पर रहने दिया और उसने नीरज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे ये पता लगाना था कि अब मेरे खाते में कितने पैसे बचे हैं। मुझे आज एक बड़ी खरीदारी करनी है। प्लीज़ थोड़ी देर इंतज़ार करें। फ़ोन के दूसरी ओर से बैंक के मैनेजर ने पूरी इज्जत के साथ जवाब दिया। उन्होंने तुरंत अपना गला साफ किया और कहा, विनोद जी, आपके खाते में अब 8,056 करोड़ बाकी हैं। विनोद ने कहा, क्या? बैंक मैनेजर ने कहा, आपने सही सुना, 856 करोड़ रुपए। कोई आश्चर्य नहीं कि विनोद इतना घमंडी है, क्योंकि वो असल में बेहद अमीर है। आसपास के सोसाइटी के लोग चिल्लाने लगे। जब विनोद ने अभी अभी बैंक के कस्टमर केयर का नंबर पर डायल किया तो उन सभी के कान खड़े हो गए। वे सब विनोद की ओर एकटक से देखने लगे। इस समय विनोद के पास 800 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की संपत्ति थी। इस बात से हैरान होने के अलावा उन्हें जलन भी हो रही थी, लेकिन अब उनके सारे डाउट दूर हो चुके थे। नीरज एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। उसने अभी अभी विनोद के फ़ोन पर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। नीरज ने अपने मन में कहा, आमतौर पर मैं अपनी कंपनी के कुछ बड़े बिजनेस संभालता हूं और इसकी वजह से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का एक्सचेंज भी होता है। मैं जानता हूं कि मेरे बैंक में तकरीबन 100 करोड़ से अधिक की मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए चेयरमैन लेवल का कोई भी इंसान मुझे पर्सनली अटेंड करेगा। लेकिन जो भी हो, नीरज इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसके लिए इस बात पर विश्वास करना तो दूर की बात है कि विनोद जैसा लो लेवल की पुराने सोसाइटी में रहने वाले खराब कपड़े पहनने वाले इस आदमी के पास असल में 800 करोड़ रुपये थे। उसने धीरे से कहा, मेरी सभी संपत्ति और स्टॉक को एक साथ जोड़ दिया जाए और पूरी कैलकुलेशन की जाए, तब भी उसके बाद में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं बना सकता। आखिर विनोद ऐसा क्या काम करता है जो उसके पास? विनोद अभी भी फ़ोन पर था और उसने शांति से बोला, आज मैं ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूं और इसके लिए मुझे अभी के अभी कैश पेमेंट करना होगा। इस पूरे इन्वेस्टमेंट का खर्च लगभग 7 या 8 अरब रुपये होगा। क्या आपका बैंक इसे संभाल सकता है? सामने वाला मैनेजर भी गहरी सांस लेते हुए बोला, मिस्टर विनोद, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? असल में मेरे पास कई फाइनेंशियल स्कीम्स हैं जिनसे मैं आपको परिचित करा सकता हूं। आप किसी भी तरह का रिस्क मत लो। ज़मीन और रियल एस्टेट की तरफ रुझान का साफ मतलब है कि ये एक तरह की सट्टेबाजी है। इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे डूब भी सकते हैं। बैंक के एक सीनियर इंसान के रूप में वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि कस्टमर अपने खातों से पैसे निकालें।
विनोद ने तनिक भौहें सिकुड़ी। मैं तो बस ज़मीन खरीदना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप एक बैंक मैनेजर हैं और आपकी इस सलाह में आपका और आपके बैंक का सेल्फिश इंटरेस्ट छिपा है, खुद का फ़ायदा, इसीलिए आप मुझे मेरे इस पैसे को बैंक से निकालने से रोकना चाहते हो। अगर ऐसा है तो ऐसा कुछ भी सोचने की आप हिम्मत मत करना। मैं बस यूं ही पूछ रहा हूं, चिंता मत करो, आप जितना चाहो उतना खर्च करो। मैं आपकी सिचुएशन को तुरंत हेड ऑफिस को बताऊंगा और अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो हम थोड़े समय में इन सारे पैसों के विड्रॉवल का इंतजाम कर सकते हैं। आखिर आप हमारे टॉप वीआईपी कस्टमर हैं। अगर फ्यूचर में आपका कोई इन्वेस्टमेंट करने का मन हो तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। बैंक मैनेजर की आवाज़ तारीफों से भरी थी, यहाँ तक कि फ़ोन के स्पीकर के माध्यम से भी इसे सुनने वाले लोग उसके खिले हुए चेहरे से की कल्पना कर सकते थे। इससे विनोद बहुत संतुष्ट हुआ और हल्के से बोला, ठीक है, चाहे 100 करोड़ हो या 200 करोड़ की डील हो, मैं 1 घंटे के अंदर समय समय पर कैश बैंक से निकालूंगा। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके अकाउंट में हमेशा आपका पूरा डिपॉजिट किया हुआ कैश रहेगा। ये सुनकर बैंक के मैनेजर बहुत खुश हुए और बार बार यही कहते रहे कि 200 करोड़ रुपए का कैश जल्द ही दिया जाएगा। विनोद ने फ़ोन रख दिया और शांति से नीरज की ओर देखा जो सामने व्हीलचेयर पर था। इस समय नीरज का चेहरा बेहद बदसूरत था, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं और कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। हर्षद विनोद के पास खड़ा था और उसने ऊंची आवाज में पूछा, जिसका सरनेम ग्रोवर है, क्या आपने अभी मेरे भाई विनोद और बैंक के मैनेजर के बीच फ़ोन पर बातचीत साफ तौर पर सुनी या नहीं? अभी किसने कहा था कि अगर मेरे भाई विनोद के खाते में करोड़ों रुपए होंगे तो वह यहाँ पर घुटनों के बल बैठकर मेरे भाई को प्रणाम करेगा? हूं। नीरज गुस्से से कांपने लगा और बुरी तरह से कोसते हुए बोला, तुम पुरानी दिल्ली में सिर्फ एक कमीने गुंडे हो। तुम्हारे जैसा घटिया आदमी इस पूरे शहर में नहीं मिल सकता। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने का क्या हक है? नीरज ने अपनी बकवास बातें जारी रखी और कहा, अब ये कौन सा दौर आ गया है? क्या लोग अब भी फ़ोन कॉल करने जैसी चीज़ों पर भरोसा करते हैं? मैं बैंकिंग बिजनेस में बहुत से लोगों को जानता हूं और वहां बैंक मैनेजरों की कोई कमी नहीं है। अब मैं यहीं पर ही कॉल करके इस बात को प्रूव करूंगा कि विनोद एक झूठा इंसान है। बात करते करते सचमुच नीरज ने अपना फ़ोन निकाल लिया। इस समय हर्षद को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। वह विनोद की सामान्य स्थिति को जानता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि विनोद असल में 800 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो सकता है। विनोद ने अपने मन में कहा, अभी मैं बस नीरज को डराना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी अपनी तसल्ली करने के लिए फ़ोन पर मेरे बैंक मैनेजर से बात करेगा। हर्षद ने विनोद की ओर देखा और जल्द ही पाया कि विनोद शांत और कॉन्फिडेंट दिख रहा था, जिससे वह भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया। नीरज ने जल्द ही एक फ़ोन कॉल किया और कहा, वाइस चेयरमैन नेगी जी, मैं नीरज हूं। मैं आपके बैंक का एक बहुत बड़ा और रेगुलर कस्टमर हूं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे लिए जांचें कि क्या आपके बैंक में विनोद नाम का कोई वीआईपी कस्टमर है। मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। नीरज लापरवाह और घमंडी था। भले ही वह व्हीलचेयर पर बैठा था मगर वो अपना शैतानी दिमाग लगाए बिना नहीं रह सकता था। हालांकि फ़ोन के दूसरी ओर से एक आदमी की असहाय आवाज़ आई, मिस्टर नीरज, आप मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर अगर आप अन्य लोगों के खातों की जांच करना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन विनोद नाम का ये व्यक्ति पर्सनल तरीके से हमारे बैंक चेयरमैन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक टॉप लेवल का वीआईपी कस्टमर है। भले ही मैं कितनी भी इसकी जाँच करना चाहूँ मगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। क्या? अरे आप वाइस चेयरमैन हो, क्या आप भी इस इन्फॉर्मेशन की जांच नहीं कर सकते? नीरज अचानक से सीधा बैठ गया और उसने फ़ोन पकड़ते हुए विनोद की ओर चौंक कर देखा। इस समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स अभी भी वहां खड़े थे। वे सारे लोग भी विनोद की ओर उसी आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे। नीरज को थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गया, वह कन्फ्यूजन में था। फिर उसने फ़ोन रख दिया, दांत पीस लिए और ठंडी आवाज़ के साथ कहा, यह सिर्फ एक डुप्लीकेट नाम का चक्कर है। दुनिया में एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। जब तक आप मेरे सामने फ़ोन पर कहे गए 200 करोड़ कैश नहीं रख देते, आप यहाँ की ज़मीन पर अपना हाथ नहीं रख सकते हो। बालकनी में खड़े होकर वर्षा ने शर्माते हुए हाथ बढ़ाकर बहन को अपने पास खींच लिया और धीमी आवाज़ में पूछा, दीदी, क्या मेरे जीजाजी सच में इतने ज़्यादा अमीर हैं? क्या आपने अभी दूसरों को ये सारी बातें करते हुए सुना कि उनके पास कई 100 करोड़ रुपये की संपत्ति है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सेजल ने थोड़ा सा गुस्सा किया और खुद को संभालने के बाद कहा, मुझसे मत पूछो, मैं उनके मामलों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। हमने तो कुछ दिनों से एक दूसरे को देखा तक नहीं है। आप किससे झूठ बोल रही हो? तुम दोनों ने कल रात एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। आप लोगों की आवाज़ों को सुनकर मैं पूरी रात नहीं सो पाई। क्या मेरे जीजाजी ने आपको कुछ 100 करोड़ सीक्रेट तरीके से दिए हैं? क्या मैं आपकी छोटी बहन होने के नाते ये सब बातें पूछ सकती हूँ? वर्षा की आंखें चमक उठी, उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब से थे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। अगर मुझे कुछ 100 करोड़ मिले होते तो क्या मैं इस बात को तुमसे छिपाती? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सेजल ने गुस्से में अपना हाथ बढ़ाकर अपनी बहन के गोरे माथे पर 2 बार चपत लगाई। मैंने क्या गलत कहा? तुम तो मेरी अपनी बहन हो और विनोद मेरे बहनोई है। अगर पैसे का लेन देन हुआ भी है तो इसमें क्या गलत है और इस बात को आप क्यों छुपा रही हो? वर्षा अभी भी छोटी थी और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने जो कहा वह सब कुछ गलत था। भीड़ से घिरे विनोद ने कहा कि बैंक से पैसा तुरंत नहीं मिल पाएगा। एपिसोड 78 काले दिल वाले।
भीड़ से घिरे विनोद ने कहा कि बैंक से पैसा तुरंत नहीं मिल पाएगा, चाहे कितनी भी तेजी क्यों न दिखा दे। इसलिए सोसाइटी के निवासियों को खुश करने के लिए उसने सीधे एक फ़ोन कॉल किया और कहा, अब मैं रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर सकता हूं, मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है और मैंने इसका पता लगा लिया है। सोसाइटी के लोग तुरंत मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए तुरंत पैसा निकालने में मेरी मदद करो। बैंक मैनेजर ने कहा, हमने आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को भी आसानी से लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सुनते ही विनोद खुश हो गया और कॉल कट करने के बाद उसने सोसाइटी के लोगों की ओर देखा। विनोद ने धीरे से कहा, आसपास के निवासी मेरी ओर देख रहे हैं और मैं उनकी ओर देख रहा हूं। आखिरकार कुछ साहसी लोगों ने हिम्मत की और मेरी ओर बढ़ रहे हैं। अब वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने तुरंत विनोद को अपने अपने रियल एस्टेट सर्टिफिकेट्स के साथ घेर लिया। विनोद ने हर्षद और उसके लोगों को वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा। इसके बाद हर्षद ने तुरंत वहां खड़े सभी लोगों से कहा, चिंता मत करो, सब लोग एक एक करके आओ, मैं गारंटी देता हूं कि दी जाने वाली कीमत कभी भी किसी भी तरह से नहीं बदलेगी। अगर आप धोखाधड़ी के बारे में टेंशन में हो तो आप किसी भी एक्सपर्ट को यहां बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट की जांच करने के लिए कह सकते हैं। अब जाकर मुझे याद आया कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार ही नहीं किया है, इसलिए मुझे मदद के लिए किसी को ढूंढने की योजना बनानी पड़ेगी। विनोद ने अपना सिर घुमाकर देखा कि सेजल और उसकी बहन वर्षा बालकनी में खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थीं। विनोद के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई और उसने दोनों खूबसूरत औरतों की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाया, फिर वो तेजी से घुमा और बाहर चला गया। विनोद को ज़मीन की डील में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि सेजल ने कई वर्षों तक एक बड़ी कंपनी में काम किया था और वो स्वाभाविक रूप से बिजनेस की अच्छी जानकारी रखती थी। तो विनोद ने तुरंत पूछा, क्या आप रियल एस्टेट एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने में मेरी मदद कर सकती हैं? पास में एक फ़ोटोकॉपी की दुकान है, वहां जाकर कई सारी कॉपी प्रिंट करें। इसे ऑफिशियल प्रोसीजर को फॉलो करें और इसमें कोई खामियां नहीं होनी चाहिए। सेजल अभी भी असमंजस में थी। उसे अब तक इस बात पर संदेह था कि विनोद के पास कई 100 करोड़ हैं या नहीं। उसने किस बेसिस पर लोकल लैंडलॉर्ड से ज़मीन खरीदने के लिए कहा था। सेजल ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी विनोद को एक छोटा आदमी समझती हूं, बल्कि मेरा ये मानना है कि विनोद में काफ़ी बड़े तौर पर और बहुत तेज़ परिवर्तन आया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मगर आपका अभी तक का अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग है। जीजाजी, ये काम हम दोनों पर छोड़ दो, मैं इसे तुरंत पूरा करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि हमारे काम से आप संतुष्ट हों। वर्षा को तुरंत एहसास हुआ और वह तुरंत अपनी घबराई हुई बहन को सोसाइटी के एंट्रेंस गेट से फोटोकॉपी की दुकान में खींच कर ले गई। जो निवासी विनोद को अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं वे पहले से ही कतार में खड़े थे। हालांकि ऐसे और भी लोग थे जो सिर्फ देख रहे थे और संदेह कर रहे थे। टीम का एक निश्चित आकार था और हर कोई विनोद का इंतजार कर रहा था ताकि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकें। विनोद थोड़ा चिंतित था, वो ये सब जल्दी से निपटाना चाहता था। क्लिनिक खुलने का समय भी होने वाला था। उसने धीरे से कहा, इन सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ का एक्विजिशन 1-2 दिन में पूरा नहीं हो सकेगा, मैं यहाँ हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। जब विनोद अपने विचार के बारे में सोच रहा था तभी नीरज ने सोसाइटी के एंट्रेंस गेट की दिशा में पीछे मुड़कर देखा और कहा, विनोद, लगभग आधा घंटा हो गया है और कोई हलचल नहीं हुई है, इसलिए मुझे अब यकीन हो चुका है कि आप डींगे मार रहे हैं। जो लोग कतार में लगे हैं, आपको अपनी एनर्जी बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहाँ से मिल सकती है? उन्हें मेरी प्रोफेशनल टीम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आप सबका कैश तुरंत जमा कर दिया जाएगा। जैसे ही ये आवाज़ बंद हुई, सोसाइटी के गेट से पीछे से एक आवाज़ आई और फिर एक कार का हॉर्न बजा और वह तेजी से नीरज और उसके ग्रुप के पास पहुंची। नीरज ने भौहें सिकोड़ ली, अपना सिर घुमाया और चिल्लाकर कहा, अरे कुछ टूटी हुई कारें चलाकर फालतू का टाइम बर्बाद मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अंतिम नाम क्या है। क्या ये सब फालतू बातें करके तुम अपनी मौत को दावत देना चाहते हो? व्हीलचेयर पर बैठे हुए नीरज के लिए अपना सिर घुमाना मुश्किल था, इसलिए उसने केवल 2 कारों को एक नज़र देखा, लेकिन उन्हें उन पर सीक्रेट सर्विस एस्कॉर्ट वर्ड्स लिखे हुए नहीं मिले। जैसे ही वह फिर से गाली देने वाला था, उसने अचानक पाया कि कार रुकने के बाद बंदूकों से लैस और जंगल बनियान पहने कई विशेष कमांडो नीचे कूद पड़े और उसे एकजुट होकर घेर लिया। नीरज द्वारा लाए गए बॉडीगार्ड और ठग अचानक घबरा गए और वे हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। चाहे उनका कराटे कितना भी अच्छा क्यों न हो और चाहे उनके बॉस के पास कितना भी पावर क्यों न हो, फिर भी उनका शॉटगन वाले लोगों से कोई मुकाबला नहीं था। क्या हुआ? आप क्या करने जा रहे हैं? नीरज भी शौक कर रह गया। बैंक परिवहन को एस्कॉर्ट करने वाला एक पर्सन इंचार्ज भी वहां आया हुआ था। माफ करें, आप में से मिस्टर विनोद कौन है? थोड़ा मोटा शरीर और सोने की रिम वाले चश्मे वाला एक और अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे चलते हुए पूछा। उसकी त्वचा गोरी थी और थोड़ी सी मोटी भी थी और जब वह चल रहा था तो उसके शरीर का मांस हिल रहा था। विनोद 2 कदम आगे बढ़ा और शांति से जवाब दिया, मैं विनोद हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झट से सिर हिलाया और झुक गया। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और दूर से अपने हाथ हिलाया। विनोद ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उस आदमी से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आप पैसे लाए हैं?
मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्पष्ट रूप से बैंक मैनेजर था जिसने अभी फ़ोन किया था और उसने इस समय विनम्रता से जवाब दिया, आप हमारे टॉप वीआईपी कस्टमर हैं, इसलिए हम उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते हैं और हमारी कार में 200 करोड़ नकद हैं। यदि ये काफ़ी नहीं है तो हम और कैश अपने अन्य ब्रांच से ला सकते हैं। 200 करोड़ नकद वह कितना होता है? आसपास के लोगों ने एस्कॉर्ट गाड़ी को देखा तो उन्हें विनोद पर कोई शक नहीं रहा। नीरज का चेहरा मटके के तले की तरह काला पड़ गया था। चाहे वह कितना भी अंधा क्यों न हो, वह इस समय साफ देख सकता है कि जो लोग वहां आए थे वे असल में बैंक से थे और वो अभी अभी बैंक की कार से उतरे थे। ठीक है, आप पहले कैश दिखाने का कष्ट करें, आज के लिए ये काफ़ी होनी चाहिए, विनोद ने शांति से कहा। निश्चिंत रहें, हमने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है। मैंने सुना है कि आप यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, इसलिए आज मैं पैसे गिनने में आपकी मदद करने और यहाँ तक कि कस्टमर केयर सर्विस देने के लिए पर्सनल रूप से बैंक के बेस्ट कर्मचारियों को लाया हूँ। बैंक मैनेजर ने सिर हिलाया और झुककर विनोद को ग्रीट किया। फिर उसने एस्कॉर्ट्स की ओर हाथ लहराया और कहा, दरवाज़ा खोलो विनोद जी और उनके लोगों को पैसे देखने दो। कार घूम गई और पिछला दरवाज़ा खुल गया। वहां मौजूद सोसाइटी के लोगों ने एक घेरा बना लिया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 200 करोड़ नकद, 10,000 के साथ बंडल, एक छोटे से पहाड़ी की तरह का ढेर। विनोद, क्या हम अभी भी लाइन में लग सकते हैं? आपने जो कीमत बताई है उसके अनुसार मैं अपने दोनों घर आपको बेचना चाहता हूं। यह उन काले दिल वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स की तुलना में पूरे 5 या 600 हज़ार अधिक है, कोई ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। बाद में काफ़ी लोगों ने अनायास ही एक लंबी कतार बना ली और अंत में वे सोसाइटी के मेन एंट्रेंस तक पहुंच गए। उनके पास पब्लिक प्रोटेक्शन फोर्स की मदद से एक और ग्रुप बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। नीरज ने अपनी आंखें घुमा लीं और वो इतने नोट देखकर बेहोश होने वाला था। कुछ देर के लिए उसका सिर घूमता रहा, चाहे उसके लिए अपने सामने के दृश्य को स्वीकार करना कितना भी कठिन क्यों न हो, पर यही सच्चाई थी। उसने चीज़ों को बदलने के लिए विनोद को प्रॉपर्टी खरीदने से रोकने का एक तरीका खोजने की कोशिश में अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसके दिमाग में गोबर भर गया था और वह अपने विचारों और सवालों को हल नहीं कर सका। उसने बहुत कोशिश की मगर वो हार गया। छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह जमा 200 करोड़ कैश देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैश के पहाड़ को देखकर नीरज सांस नहीं ले पा रहा था। नीरज, अब आपको और क्या कहना है? क्या आप व्हीलचेयर से खुद ही खड़े हो जाओगे या आप मेरे द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रहे हो? चलो अब मेरे भाई। विनोद को घुटनों के बल हर्षद चेहरे पर उत्तेजित एक्सप्रेशन लाकर नीरज को चिढ़ाता रहा। नीरज ने दांत भींच लिए पर हर्षद की बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने कहा, आखिरकार आज की लड़ाई मैं सचमुच हार गया हूं, वो भी पूरी तरह से हार गया हूं कि अब। मगर वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। नीरज ने धीमी आवाज में कोसा, मैं तुम्हें देरस में मार डालूंगा। एपिसोड 79 कॉलेज। नीरज का मुंह काला हो चुका था, इसीलिए उसने अपने जूनियर्स को वहां से जल्दी से हटने का इशारा किया। सोसाइटी के लोग खुशी से झूम उठे और विनोद उनकी नज़रों में हीरो बन गया। इस समय दो बहनें सेजल, जिन्होंने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट की नकल की थी, वापस आईं और एक अद्भुत दृश्य देखा। वर्षा ने धीरे से अपनी बहन को धक्का दिया और कहा, हमने वास्तव में पहले गलत निर्णय लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीजाजी वास्तव में पुरुषों के बीच एक खतरनाक अजगर है। हमारा चावला परिवार अब से उन पर भरोसा कर सकता है। सेजल ने अपनी छोटी बहन को नज़रअंदाज कर दिया और उसे डांटते हुए कहा, मुझे याद है कि तुम हमेशा मेरे पति को बदलने के लिए उत्सुक रहती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अपना रवैया इसलिए बदल लिया क्योंकि तुमने देखा कि विनोद के पास अब पैसा है? वर्षा अब थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसने चुपचाप विनोद की ओर देखा, जो भीड़ के बीच बेहद खुश थी। उसके एक्सप्रेशन बेहद कन्फ्यूजन वाले थे। फिर उसने अपने होंठ हल्के से काटे और अपनी बहन से कहा, दरअसल अमीर होना वाकई अच्छी बात है, लेकिन मैंने पाया है कि मेरे जीजाजी में सबसे बड़ा बदलाव उनका स्वभाव और साहस है। एक अदम्य आदमी में यही होना चाहिए। क्या मेरी बहन भी ऐसा ही महसूस नहीं करती है? सेजल समझ सकती थी कि उसकी बहन के कहने का क्या मतलब है। अपने मन को संभालकर उसने अपनी बहन की बाँह पकड़ ली और विनोद की ओर चल दी। विनोद, सब डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, क्या इसे देखना चाहते हो? सेजल ने चर्चा करते हुए कहा। विनोद ने उदासीनता से जवाब दिया, मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है। सोसाइटी के लोगों को देखने दीजिए, अगर उन्हें सही लगे तो वे अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। सोसाइटी के लोगों ने थोड़ी देर के लिए खुशी मनाई और जब उन्होंने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्होंने तुरंत अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, खुशी से पैसा ले लिया और इस बात का प्रचार करना नहीं भूले। ये दृश्य एकाएक और अधिक लाइवली हो गया। बैंक मैनेजर के नेतृत्व में बैंक के कर्मचारियों ने हर तरह से लोगों की कैश कलेक्ट करने में मदद की। इससे निस्संदेह विनोद को स्ट्रेस से राहत मिली। विनोद ने समय देखा और अनुमान लगाया कि क्लिनिक 1 घंटे में खुल जाना चाहिए। आसपास की सिचुएशन को देखने के बाद उन्होंने सेजल से कहा, मैं ये मामला आप पर छोड़ता हूं, क्या आप इसे संभाल लोगी? मैं कैसे? सेजल, जो मदद कर रही थी, एक ही समय में खुश और घबराई हुई थी। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि कैसा रिएक्शन दूं। विनोद ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? क्या आप ये नहीं कर सकती हो? मुझे अभी भी डर है कि मैं आपके बिजनेस को नुकसान न पहुंचा दूं। कल जो हुआ उसके बाद सेजल के लिए विनोद के रवैये में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब विनोद के अंदर सेजल के लिए कोई घृणा नहीं है, बल्कि ढेर सारा लाड़ा प्यार और अपनापन है। इसलिए अब बोलते समय उसके अंदर मजाकिया लहजा होना ही था।
सेजल को इसकी आदत नहीं थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, बेशक मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे 700 से 800 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंप दिया है, इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता है कि क्या मैं आपके उम्मीद पर खरी उतर पाऊंगी या नहीं। दीदी, तुम काम को अच्छी तरह से संभालने के काबिल हो। अगर तुम ये काम अच्छे से नहीं कर पाओगी तो सच पूछो फिर ये काम कोई और भी नहीं कर पाएगा। और तो और बहन, इतने साल तक तुमने एक बड़ी कंपनी में काम किया है, आपको काफ़ी तजुर्बा है। आपको इस काम को करने के लिए तजुर्बा और हिम्मत चाहिए। अगर मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं करती तो मैं निश्चित रूप से अपने जीजाजी को फॉलो करती। वर्षा ने उसके बगल में खड़ी होकर गंभीरता से कहा, भाड़ में जाओ, तुम हर जगह अपनी टांग अड़ाती हो। तुम प्लीज़ अभी के अभी अपने कॉलेज जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट का काम कल तक खत्म हो जाएगा, इसे मैं संभाल लूंगी। तुम्हें आज मेरे लिए कॉलेज जाना होगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें कॉलेज से ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स लाकर कंप्लीट करना होगा। सेजल ने पैर पटकते हुए अपनी बहन को धीरे से डांटा। वह चिल्लाई और सहमी हुई बोली, दीदी मुझे डर है कि अब कॉलेज जाने के लिए बहुत देर हो गई है, नहीं तो मैं आपकी मदद करने के लिए आज यहीं रहूंगी और कल कॉलेज जाऊंगी। सेजल ने कड़ा विरोध किया और फिर बातचीत के लहजे में विनोद से कहा, विनोद, क्या मैं तुम्हें अपनी बहन को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए परेशान कर सकती हूँ? अगर ये हमेशा ऐसे ही छुट्टी मारती रही और क्लासेस मिस करती रही तो इसका असर इसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से विनोद मना नहीं कर सका, क्योंकि वर्षा का कॉलेज और उसका अपना मेडिकल सेंटर रास्ते में पड़ता था, इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद गाड़ी में विनोद की शांति की तुलना में वर्षा बहुत खुश लग रही थी। वो रास्ते भर बातें करते हुए विनोद को बोर करती रही। विनोद बता सकता था कि इस छोटी लड़की के मन में अब उसके प्रति पहले जैसा तिरस्कार और शत्रुता नहीं रही, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें प्रशंसा से भरी थीं। कॉलेज जाते समय विनोद ने मन में कहा, इस बड़े बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए जो मैंने गलती से संभाल लिया है। बहुत सोचने के बाद भी मैं इसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ। अंत में उसने इन सारे मामलों को सेजल को सौंपने का फैसला किया और उसने तय किया कि वो सिर्फ फंडिंग करने के लिए जिम्मेदार होगा। विनोद ने अपने मन में कहा, अभी शुरुआती दौर में एक्विजिशन से निपटने के लिए खाते में मौजूद 800 करोड़ काफ़ी होने चाहिए। जहां तक फ्यूचर में डेवलपमेंट या अन्य खर्चों की बात है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। हाल के समय में कॉस्टली औषधीय सामग्रियों का बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ एक रुद्राक्ष के बॉक्स को बैंक में गिरवी रखा जाए तो सैकड़ों करोड़ का लोन मिल सकता है। ये सोचकर विनोद धीरे धीरे रिलैक्स्ड हो गया। जीजाजी, आपका खिलखिलाता चेहरा देखकर लग रहा कि आपको कल रात की बातें याद आ रही हैं, वर्षा ने अचानक से कहा। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान दिखी। विनोद शौक कर रह गया। विनोद ने धीरे से कहा, अभी मैं अपने विचारों में खोया हुआ था और वर्षा की मौजूदगी को मैं पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन इसने कल रात की बात का जिक्र करके मुझे शर्मसार कर दिया। इस समय विनोद शर्माए बिना नहीं रह सका और फिर उसने गंभीरता से कहा, तुम एक छोटी बच्ची हो, लेकिन तुम हमेशा पूरे दिन इसी तरह की बातें करती रहती हो। क्या तुम्हारे कॉलेज में यही सिखाया जाता है? वर्षा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बोली, क्या आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पहले आपके साथ बुरा व्यवहार किया था? मैं हम दोनों के बीच की बुरी यादों को कम करने के लिए हमेशा कोई न कोई चुटकुला सुनाती रहती हूँ। थैंक यू जीजाजी, पिछली बार आपने मुझे उन खतरनाक गुंडों से बचाया था। मुझे अब भी शर्म आती है कि मेरी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्षा ने लगातार अपनी बात बोलते हुए कहा, मैंने अतीत में जो आपके साथ व्यवहार किया वह बहुत बुरा था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ आपको अतीत में नीचा नहीं दिखा रही थी। मैं बस उम्मीद करती थी कि मेरी बहन का लाइफ पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो जो उसका सहारा बने। विनोद ने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा अनियंत्रित और मनमौजी रहने वाली वर्षा गंभीर होकर उससे ऐसी बातें कहेगी। इस वजह से विनोद की वर्षा के प्रति थोड़ी नाराजगी भी दूर हो गई। आदतन उसने सिगरेट निकाली इससे पहले कि वह लाइटर को छू पाता। वर्षा जो उसके बगल में थी उसने आज्ञाकारी रूप से पहले उस लाइटर को लिया, उसे जलाया और विनोद के पास गई। विनोद एक क्षण के लिए शौक कर रह गया, फिर उसने शांति से वर्षा की इस मदद को स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से इस समय वर्षा के चेहरे पर रिलैक्स्ड लुक था। फिर उसे गाड़ी के अंदर सुस्त और अजीब से माहौल से राहत मिली। उसका कॉलेज जल्द आ गया। विनोद ने कार सीधे मेन गेट पर खड़ी कर दी, जिससे वर्षा को कार से बाहर निकलने में आसानी हो गई। हालांकि इसी समय वहां एक और छोटी लाल स्पोर्ट्स कार तेजी से हॉर्न बजाती हुई आई। जाहिर था कि उस गाड़ी की ओनर भी यहीं रुकना चाहता था और वो विनोद को रास्ता देने पर मजबूर करने के लिए बार बार जोर से हॉर्न बजा रहा था। विनोद के हाव भाव वैसे ही रहे। उसने हॉर्न की आवाज़ और उस गाड़ी के ओनर के खतरनाक रवैये पर ध्यान नहीं दिया। अपनी प्लानिंग के तहत उसने कार को मेन गेट के पास मजबूती से पार्क कर दिया। फिर उसने अपना चेहरा वर्षा की ओर किया और कहा, आराम से कार से उतर जाओ। इस समय तक विनोद को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी साली वर्षा का चेहरा कुछ उतर सा गया था। सिर्फ यही नहीं, वर्षा की नज़र उसके बगल में खड़ी छोटी लाल स्पोर्ट्स कार पर टिकी हुई थी। जैसे ही विनोद वर्षा से कुछ पूछने वाला था कि तभी छोटी सी लाल स्पोर्ट्स कार तेजी से उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर की सीट का दरवाज़ा पहले ही खुल चुका था और स्मार्ट कपड़ों में एक युवक उस गाड़ी से कूदकर बाहर निकला। वह लगभग 25 साल का दिख रहा था। उसने काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसने जो धूप का चश्मा पहना था वह भी ब्रांडेड था।
इस समय उसने एक हाथ से धूप का चश्मा उतार दिया और दूसरा हाथ सीधे बाहर निकाला। फिर उसने विनोद की गाड़ी के विंडो से उसे कोसते हुए कहा, अरे क्या तुम अंधे हो? पार्किंग की जगह के लिए मेरे साथ कंपटीशन करने की तुमने हिम्मत कैसे की? लगता है तुम जीना नहीं चाहते हो, है ना? एपिसोड 80 शर्मिंदा। फिर उसने कांच के माध्यम से कोसते हुए कहा, मैं बाइक चलाने की वजह से मुझे लगता है कि तुम अपने आप को ग्रेट इंसान मानते हो। तुम यहाँ से गाड़ी निकालने में जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? मुझसे माफ़ी मांगो और यहाँ से निकलते बनो। उसकी आवाज़ घृणा से भरी हुई थी, मानो ये कॉलेज उसके परिवार ने खोला हो और यह सड़क उसके परिवार ने बनाई हो। विनोद का मूल रूप से इस अमीर लड़के के बारे में कुछ भी जानने का इरादा नहीं था। वह बस अपनी साली वर्षा को कार से वहां ड्रॉप करने के बाद अपने क्लिनिक जाना चाहता था। लेकिन वहां कार के बगल में खड़े लड़के ने कार की खिड़की पर थपथपाते हुए और गालियां देते हुए उसे वहां से जाने से मना कर दिया। जीजाजी, आप उस पर ध्यान मत दो, मैं तुरंत कार से उतर जाऊंगी। वर्षा अभी भी अस्वाभाविक लग रही थी। उसने अपना बैग उठाया, कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। वो बड़ी तेजी से कॉलेज गेट के अंदर चली गई। इस समय लाल स्पोर्ट्स कार का पैसेंजर डोर भी खुला हुआ था और एक बेहद सुंदर ऊंची एड़ी के जूते और छोटी स्कर्ट में एक चुलबुली लड़की उस गाड़ी से उतरकर सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बराबर के उम्र की थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद सुंदर थे, लेकिन उसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। इस समय वो बेहद एनर्जेटिक दिख रही थी, साथ ही साथ वो थोड़ी चुलबुली और रोमांटिक लग रही थी। महिला ने सीधे सेजल को देखा और अचानक तेज आवाज में चिल्लाई, सेजल, असल में मुझसे दुश्मनी मोल लेना एक गलत फैसला है और हाँ, ये अफसोस की बात है कि तुम कहती रहती हो कि तुम सती सावित्री हो, लेकिन आज तुम ये किसके साथ रंगरलियां मना रही हो? क्या तुमने मेबैक चलाने वाले इस बंदे को लंबे समय तक अपना ख्याल रखने के लिए पटाया है? तुम एक षड्यंत्रकारी कुतिया हो। तुम किस मुंह से एक सफेद कमल के फूल की तरह पाकीज़ा बनने का नाटक करती हो? ब्लडी स्लट। दोनों एक दूसरे को स्पष्ट रूप से जानते थे और उनके बीच काफी कड़वाहट थी। वर्षा पहले ही गेट के अंदर चली गई थी, लेकिन अब ये सब घटिया बातें सुनकर उसने अपने दांत पीस लिए और वो पलटकर वापस आ गई। सेक्सी और चुलबुली लड़की को घूरते हुए उसने कहा, प्रीति, अपना ये बदबूदार मुंह बंद रखो। अगर तुम्हारी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो तुम्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहिए। यहाँ चिल्लाकर सीन मत क्रिएट करो और अपने आप को शर्मिंदा मत करो। किसने कहा कि तुम्हारी तरह गैर मर्द मेरा ख्याल रखते हैं? कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। तुम्हारी आंखें हैं या फिर बटन? अपनी आंखें साफ करके देखिए। कार मेरे जीजाजी की है, वो मुझे कॉलेज में ड्रॉप करने के लिए आए हैं। दो खूबसूरत लड़कियों के बीच की लड़ाई ने तुरंत कॉलेज के गेट को, जो मूल रूप से लोगों से भरा हुआ था, एक मछली मार्केट के दृश्य में बदल दिया। बड़ी संख्या में युवा स्टूडेंट्स और राहगीरों ने वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। वे सब के सब इस लाइव इवेंट को बड़े चाव से देखने लगे। वहां के हालात को देखकर विनोद चाहकर भी वहां से नहीं जा सकता था, इसलिए उसने मुंह सिकोड़ लिया, दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। ठीक उसी समय प्रीति नाम की उस लड़की ने वर्षा का मजाक उड़ाते हुए कहा, वर्षा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन नहीं जानता, तुम्हारी बहन को एक बेकार हस्बैंड मिला है जो अभी तुम्हारे साथ यहाँ आया है और ये बहुत गरीब है। जहां तक मुझे पता है इस कार की कीमत कम से कम 1 या 2 करोड़ होगी। आपके बेकार जीजाजी इसे कैसे खरीद सकते हैं जब तक कि आपकी बहन 2 नावों पर सवार न हो? ये पॉसिबल नहीं है। मेरा मतलब एक घर वाला और एक बाहर वाला हूं। तुम्हारे जीजाजी चिड़ियाघर में रखने की चीज़ है। सचमुच वो लोगों का मस्त एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। प्रीति दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके मुंह से वाकई में सिर्फ और सिर्फ बिना मतलब की बातें निकल रही थीं। उसकी बकवास बातों ने वर्षा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने दांत पीसकर जवाब दिया, प्रीति, तुम सचमुच अपने इस बदबूदार मुंह से सिर्फ सड़ी हुई बातें ही उगल सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ बकवास करने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? तुम जैसा घटिया इंसान कौन हो सकता है? तुम वो हो जो महीने में 3 या 4 बार बॉयफ्रेंड बदलती हो। जो लोग तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं वे कहते हैं कि तुम एक कॉलेज की स्टूडेंट नहीं हो, बल्कि तुम एक स्लट हो। वर्षा भी हमेशा इनका जवाब पत्थर से देती थी। प्रीति की बकवास सुनने के बाद भी उसने अपने होश नहीं खोए और वो लगातार जैसे को तैसा जवाब देती रही। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अब तो तुम यहाँ से सही सलामत जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को 1 महीने से अधिक समय से जानते हैं और मैं उसके अलावा कभी किसी के करीब नहीं गई हूँ। तुम्हें शायद हमारे रिलेशनशिप से जलन हो रही है। प्रीति गुस्से में थी, अपने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे, फिर भी उसने वर्षा को जाने से रोकने के लिए तेजी से आगे की ओर अपना कदम बढ़ाया। विनोद वहां जाकर उन दोनों को अलग करना चाहता था। आखिरकार इन दोनों महिलाओं के एक्सप्रेशन को देखते हुए इसकी बहुत ज्यादा संभावना थी कि वे अगले सेकंड में कॉलेज के गेट पर लड़ मरेंगे। विनोद ने बीच बचाव करते हुए अपने मन में कहा, अभी इस लड़ाई के बारे में कुछ भी सोचना बेकार है कि ये अच्छा है या नहीं। हालांकि इस हालात को देखते हुए अगर मेरी साली वर्षा को इस लड़ाई की वजह से कॉलेज से निकाल दिया जाता है तो मुझे कुछ जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन जब विनोद आगे बढ़ने ही वाला था तभी स्पोर्ट्स कार चला रहा वह लड़का जो इस ड्रामे को उदासीनता से देख रहा था आगे बढ़कर सामने खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर विनोद की गर्दन पकड़ ली, फिर गाली देते हुए कहा, कमीने, हम दोनों के बीच अभी तक हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है। तुम क्यों इन औरतों के बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो?
ASSS अपने हाथ को कंट्रोल में रख क्लिनिक खुलने का समय हो गया था। ये देखकर विनोद इस समय चिढ़ गया। उसने मन में कहा, अगर यहाँ ज़्यादा देर हुई तो शायद रश्मि मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मरीजों को इंतजार कराना भी ठीक नहीं होगा। इसलिए गाली देने के बाद उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और उस स्पोर्ट्स कार वाले लड़के को धक्का दे दिया। विनोद की प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ उसे फिलहाल अपने शरीर में काले वासुकी नाग पैटर्न को जगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने लापरवाही से दबंग युवक को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। उस लड़के को ऐसी जोरदार चोट लगी कि वो ज़मीन पर झुककर बैठ गया और दर्द से कराहने लगा। आप क्या कर रहे हो? क्या आप सड़क पर लोगों को मारकर तमाशा खड़ा करना चाहते हो? मैंने जो कहा क्या उसने तुम्हारी दुखती रग पर चोट कर दी? प्रीति ने देखा कि युवक को नुकसान हुआ है और उसने तुरंत वर्षा के साथ लड़ाई करना बंद कर दिया। फिर वो घबराहट में उस आदमी की मदद करने के लिए दौड़ी। वह फिर भी विनोद के ऊपर चिल्लाना नहीं भूली। युवक उठ खड़ा हुआ, प्रीति को बेरुखी से धक्का दिया और दूर से विनोद की नाक की ओर इशारा करते हुए उसने कोसा और कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन हैं? विनोद ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और शांति से जवाब दिया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कौन हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं तो आपको वापस अपने घर जाना होगा और अपनी माँ से पूछना होगा। इदिया आसपास के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वर्षा भी, जो मूल रूप से गुस्से में थी, मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम मौत को दावत दे रहे हो? वह युवक गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो गुस्से में विनोद को मारना चाहता था, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था। उसे अभी अभी विनोद की ताकत को देखा था, इसलिए उसने अनुमान लगा लिया था कि विनोद के पास खतरनाक चालें चलने की कैपेबिलिटी थी। अपनी आंखें घुमाते हुए उसने उस पल उदासी से विनोद को कोसा और कहा, तुम्हारी ये जो खराब शक्ल है उसे देखकर लगता है कि तुम दूसरों के ड्राइवर हो। यहाँ कॉलेज की लड़कियों को पर लाइन मारने के लिए अपने बॉस की कार चला रहे हो। यही तुम्हारी असली औकात है। लेकिन मेरे भाई, तुम्हें कम से कम एक अच्छी पोशाक खरीदनी चाहिए थी। रात के बाजार से खरीद लेते कुछ सेकंड हैंड ढंग के पुराने कपड़े। इस भिखारी पोशाक को पहनने की बजाय उस तरह के कपड़ों पर 800 से 1000 रुपये तक खर्च करना बेहतर होता। उसने बोलना जारी रखते हुए कहा, अगर तुम एक बदबूदार ड्राइवर हो तो यहाँ एक बड़ी पूंछ वाला भेड़िया होने का नाटक मत करो। वापस जाओ और जल्दी से अपने मालिक की सेवा करो। अगर तुम कुछ समय के लिए अपने मालिक के साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें टिप नहीं मिलेगी। वो लड़का घमंड से बोला और उसके बगल में बैठी प्रीति भी बार बार बकवास बातें बोलती रही। वर्षा इतनी गुस्से में थी कि वह आकर अपने जीजाजी के लिए कुछ शब्द कहने ही वाली थी, लेकिन विनोद ने उसे आंख मारी और हल्का सा सिर हिलाया। वर्षा, जो हमेशा कंट्रोल में और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली रही है, थोड़ा झिझकी और फिर आज्ञाकारी रूप से चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने धीरे से पूछा, जीजाजी क्या आप ठीक हैं? यदि आप दोषी महसूस करते हैं तो तुरंत मुझसे माफ़ी मांगें और फिर अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाएं। उस घमंडी लड़के ने अकड़कर कहा। विनोद ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी ओर देखा, फिर प्रीति की ओर देखा जिसने बहुत ही अट्रैक्टिव कपड़े पहने हुए थे। अचानक उसने कहा, यदि आपके पास मेरे ऊपर कमेंट मारने के लिए काफ़ी फालतू टाइम है कि मैं ड्राइवर हूं, तो आप इस बात की परवाह क्यों नहीं करते कि आपकी प्रेमिका के पेट में क्या है? क्या वह आपका बीज है या फिर? एपिसोड 81 प्रेग्नेंट। जैसे ही विनोद के मुंह से यह बात निकली तो आसपास के लोग शॉक्ड हुए बिना नहीं रह सके। वर्षा ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विनोद इस सिचुएशन में ऐसे शब्द क्यों कहेगा। हालांकि वर्षा ने गौर से देखा कि प्रीति, जो मूल रूप से चुलबुली और चापलूस थी, उस युवक की बाहों में हमेशा समाई रहती थी। उसका रंग अचानक उड़ गया और उसकी आंखों में उसका क्राइम दिखाई देने लगा। अरे घटिया इंसान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि मुझे अपने अमीर और रोमांटिक बॉयफ्रेंड के साथ देखकर आपको जलन हो रही है? उस लड़की ने कहा और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड ने विनोद पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली, लेकिन शायद साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण उसने फिर से प्रीति की ओर देखा। प्रीति ने झट से समझाया, डियर तुम इसकी बकवास मत सुनो, ये इंसान बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है। आपसे मिलने से पहले मैंने खुद को हमेशा साफ रखा है और मेरे अंदर अन्य पुरुष का बीज होना नामुमकिन है। मेरा मतलब है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सबको सुना दिया है। युवक ने भौहें सिकोड़ लीं और कुछ और कहना चाहा, लेकिन इस समय विनोद ने पहले ही शांति से कहा था, आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, इसके लिए आप सड़क के किनारे फार्मेसी से एक प्रेगनेंसी किट खरीद सकती हो और आप इसका तुरंत परीक्षण कर सकती हो। ये करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि आप दोनों वास्तव में केवल 1 महीने से एक दूसरे को जानते थे तो मुझे वास्तव में आपको बधाई देनी होगी। आपने अनिमेश को अपने होने वाले बच्चे के पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है। विनोद का स्वर चिढ़ाने वाला और उन दोनों का मजाक उड़ाने वाला था। वो युवक गाली देना चाहता था, लेकिन अचानक उसने देखा कि प्रीति, जो उससे लिपटी हुई थी, कांप रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भले ही वह मूर्ख हो, वह अब देख सकता था कि विनोद ने अभी जो कहा वह निराधार नहीं है। प्रीति पक्का दोषी है। यहाँ तक कि मेरे आसपास खड़े सारे लोग भी इसे देख सकते हैं। यह एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाने वाली बात थी। घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? जल्दी करो और सच बताओ, नहीं तो जब मैं खुद इसकी जांच करूंगा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। युवक ने प्रीति को धक्का देकर दूर कर दिया। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। प्लीज़ डियर, मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। दरअसल मुझे अभी पता चला कि मैं अगले 2 दिनों में अस्पताल जाने की योजना बना रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रीति डर गई। इस समय उसे अपनी रक्षा करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। वह बस दया की भीख मांगती रही।
गेट लॉस्ट, ये सचमुच मेरा बाद लक है कि तुम मुझे मिली, तुम सचमुच टूटे हुए जूतों की एक जोड़ी हो। गुड फॉर नथिंग। वह लड़का इस शर्मनाक जगह को जल्दी से निकल जाना चाहता था। वो अपने इस ब्रेकअप की बेकार सिचुएशन में भी नॉर्मल दिखने के लिए संघर्ष कर रहा था। आसपास खड़े मजे लेने वाले लोगों ने देखा कि ये पूरा ड्रामा सारे मसालों से भरपूर था। वहाँ किसी को ये पता नहीं चला कि विनोद ने वर्षा को पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। विनोद अपनी कार में बैठा और उसने गाड़ी की एक्सेलरेटर पर पैर रखा और वहाँ से तुरंत चला गया। वर्षा ट्रैफिक में गायब हो चुकी मेबैक को देखने के लिए बार बार अपना सिर घुमा रही थी। इस समय उसके प्यारे से छोटे चेहरे पर एक लाली सी दिखाई दी और उसने खुद से कहा, मेरे जीजाजी ने फिर से मुझे प्रोटेक्ट किया और वह सही में मेरी बहन और मेरे रक्षक हैं। वर्षा ने धीरे से कहा, मैं पहले कितनी अंधी थी, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जीजाजी इतने पावरफुल और ग्रेट हैं। केवल 2 बार देखने से ये जानना कैसे पॉसिबल है कि कोई प्रेग्नेंट है, भले ही किसी की भी प्रेगनेंसी चाहे कितनी ही लंबी क्यों न हो, मगर उन्होंने ये बात प्रूव कर दी। ट्रैफिक जाम में थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करते हुए विनोद कार चला रहा था। इसी वक्त रश्मि का फ़ोन आया। विनोद ने झट से उस कॉल को पिक किया और तुरंत ही कॉल पर रश्मि की चिड़चिड़ी शिकायत सुनाई दी। डॉक्टर विनोद, आपके क्लिनिक आने का टाइम बहुत पहले ही हो चुका है। आपको क्लिनिक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? क्या आप जानते हैं कि हमारे क्लिनिक का मॉर्निंग टाइमिंग क्या है? विनोद ने आह भरी और दोषी मेंटालिटी के साथ उसे समझाया, मुझे यहाँ किसी वजह से देर हो गई और मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया। विनोद की बात पूरी होने का इंतजार किए बिना रश्मि ने फ़ोन की दूसरे ओर से अधीरता से कहा, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाओ। यहाँ काफ़ी सारे मरीज़ आपका इंतजार कर रहे हैं और जॉब इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी लोग आपसे मिलने के लिए यहाँ आ पहुँचे हैं। रश्मि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इन शॉर्ट कई चीज़ें हैं जिनसे निपटने के लिए आपका बहुत इंतजार किया जा रहा है। अपना समय बर्बाद न करें, टाइम ही पैसा है। रश्मि अभी भी बड़बड़ा रही थी। विनोद ने फ़ोन सीधे सीट पर फेंक दिया और फिर कार को कंट्रोल करने पर अपना ध्यान लगाया। दूसरी कारों से आगे निकलने के लिए वह काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाने लग गया। वह नहीं चाहता था कि देर हो और रश्मि एक दिन के लिए भी उसे दोषी ठहराए, क्योंकि वह बहुत टेंशन में था। इसीलिए विनोद ने स्पीड बढ़ाने और आगे निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन वह अकेला नहीं था जो सड़क पर परेशान था। विनोद चौराहे को पार करने वाला था, जबकि सिग्नल पर येलो लाइट होने में अभी भी कुछ सेकंड बाकी थे। तभी साइड लेन पर एक छोटी लाल स्पोर्ट्स कार अंधाधुंध विनोद की गाड़ी को तिरछी तरफ से कट मारकर गुजरी। दोनों कारें लगभग टकराते टकराते बचीं। विनोद घबरा गया और अपने सटीक निर्णय और कंट्रोल पर भरोसा करते हुए उसने आखिरकार सामने चल रही छोटी लाल स्पोर्ट्स कार का पीछा किया। उसने फटाफट चौराहा पार कर लिया। आगे का रास्ता चौड़ा था। विनोद ने ज़्यादा नहीं सोचा और एक बार फिर अपनी सटीक निर्णय और कंट्रोल वाली कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया। जल्द ही वह मेबैक को काफ़ी स्पीड में चला रहा था। एक दहाड़ते जानवर की तरह वह तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि वो जल्द ही छोटी लाल स्पोर्ट्स कार से भी आगे निकल गया। ऐसा लगता है कि विनोद के इस व्यवहार ने छोटी लाल स्पोर्ट्स कार के मालिक को उत्तेजित कर दिया। छोटी लाल स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर ने भी एक्सीलेटर को 2 बार दबाया और वो फिर से विनोद की गाड़ी से आगे निकलने वाला था कि तभी विनोद ने शीशे से झांक कर देखा और कहा, क्या आप मेंटली बीमार हैं? आपको क्या लगता है कि ये कार रेसिंग ट्रैक है? विनोद को अचानक ध्यान आया कि ड्राइवर एक महिला लग रही है। उसने अपने चेहरे पर कुछ हद तक अधीरता दिखाते हुए लापरवाही से कुछ बुदबुदाया। पीछे वाली छोटी लाल कार विनोद से आगे निकलने की कोशिश करती रही। हालांकि कार का प्रदर्शन बहुत बेस्ट लेवल का था, जो विनोद की मेबैक से कहीं अधिक था। फिर भी यह विनोद की सटीक कैलकुलेशन और कंट्रोल कैपेबिलिटी जितनी अच्छी नहीं थी। विनोद को हराने में वो हर बार असफल रही। पिछली बार जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की तो महिला ड्राइवर बहुत टेंशन में थी और उसने गैरमोटर चालित लेन से जबरदस्ती स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। संयोगवश सामने वाली कार से बचने के लिए विनोद ने भी वही सड़क चुन ली। मूल रूप से विनोद डिस्टेंस और स्पीड को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट था, इसीलिए वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस लेडी ड्राइवर के पास सही जजमेंट की कमी थी और अंत में उसने अपनी स्पोर्ट्स कार को सड़क की दिशा में पटक दिया और सीधे विनोद की गाड़ी के बगल में पहुंच गई। सौभाग्य से विनोद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उसने टाइम पर ब्रेक लगा दिया और एक्सीडेंट होने से बचा लिया। किसी लड़की के लिए इतनी तेज गाड़ी चलाना वाकई यूनिक था। विनोद थोड़ा सा भौचक कर रह गया और रियरव्यू मिरर से उसने पाया कि महिला ड्राइवर ऊंची एड़ी और छोटी स्कर्ट में कार से बाहर कूद गई थी और अपनी कमर पर चिकोटी काटते हुए कुछ गाली दे रही थी। विनोद ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वो क्लिनिक की ओर भागा। इससे पहले कि उसे अपनी लार पीने का भी समय मिलता, रश्मि ने विनोद को सीधे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कुर्सी पर धकेलकर बैठा दिया। जो मरीज उसका इंतजार कर रहे थे वे सभी मुस्कुरा रहे थे। फिर वे सब एक के बाद एक चिकित्सा उपचार और दवा लेने लगे। विनोद की कैपेबिलिटी की वजह से इन मरीजों से निपटना आसान था। आधे घंटे से भी कम समय में मरीजों को लगभग छुट्टी दे दी गई। इन सब से निपटने के बाद विनोद सीधे बैठ गया और अपनी मांसपेशियां को स्ट्रेच करने लगा। उसी पल हुआ यूं कि बाहर पथरीली सड़क पर किसी के पैर रखने की आवाज़ आई। स्टोकिंस और छोटी स्कर्ट पहने एक फैशनेबल और सुंदर कपड़े पहने युवा लड़की अंदर आई। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और कहा, मैं यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करने आई हूँ।
विनोद ने उस जवान और खूबसूरत लड़की से नज़रें मिलाईं और दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे क्लिनिक में सब कुछ थम सा गया हो। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन उनके एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे। विनोद, तुम ये क्या कर रहे हो? एक सुंदर लड़की को देखकर अपने मुंह से लार टपकाना बंद करो। उसके बगल में बैठी रश्मि को लगा कि यह मजाक है और वह उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। रश्मि ने विनोद को ऐसे अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए आज तक कभी नहीं देखा था। विनोद शर्मिंदगी के मारे 2 बार खांसा लेकिन वो समझ नहीं पाया कि आगे क्या कहे। उस युवा और खूबसूरत लड़की ने 2 कदम आगे की ओर बाएं मेज के उस पार बैठे विनोद को घूर कर देखा और कहा, अच्छा तो ये आप हो। एपिसोड 82 बिग बॉस। उस खूबसूरत लड़की कहा, अच्छा तो यह आप हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अभी अभी पार्किंग में उसी मॉडल की मेबैक देखी थी। आप लोग गाड़ी चलाने के मामले में बहुत दबंग हैं। आपको केवल दूसरों से आगे निकलना आता है और क्या दूसरों को आपसे आगे निकलने की परमिशन नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आज सुबह आपने मुझे यानी कि मिस सक्सेना को लगभग अपाहिज कर दिया था? वो लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। विनोद को घूर कर देखा जो सफ़ेद कोट पहने हुए था और बॉस की कुर्सी पर बैठा था। वह कसकर चिल्लाई और बोलते बोलते और भी गुस्सा हो गई। विनोद को लगा कि उसे कुछ शब्दों में समझाना चाहिए, लेकिन आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए थोड़ी बहुत विनोद की जिम्मेदारी बनती थी। वहां से ऐसे ही चले जाना असल में विनोद को गलत लग रहा था। रश्मि अवाक रह गई। उसने धीरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि अभी अभी नौकरी के लिए अप्लाई करने आई इस यंग और सुंदर लड़की ने विनोद का अपमान और उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? कहीं न कहीं विनोद दोषी लग रहा था। वो एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी विनोद ये पूछे बिना नहीं रह सका, डियर ब्यूटी, क्या तुम यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करने आए हो या झगड़ा करने? खूबसूरत महिला ने विनोद पर व्यंग्य किया, अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, यहाँ के बॉस से बात खत्म करने के बाद मैं आपसे हिसाब बराबर करूंगी। सफ़ेद कोट पहनो, संत सेंट की तरह दिख, लेकिन अच्छे काम मत करो, पाखंडी कहीं के। विनोद के मुंह का कोना घूम गया और आखिरकार उसने जवाब दिया, आप यहाँ के बॉस से किस बारे में बात करना चाहती हैं? इसके बारे में बात करना आपका काम नहीं है। क्या आप सिर्फ एक बदबूदार एम्प्लॉय नहीं हो? मैं यानी कि मिस सक्सेना यहाँ डॉक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई करने आई हूँ। आप मुझसे मेडिकल फील्ड से कुछ भी पूछ सकते हैं। उस ब्यूटीफुल लड़की का लहजा अभी भी विनोद के प्रति अच्छा नहीं था। वो हमेशा झगड़ने के लिए तैयार थी। उसके बगल में बैठी रश्मि ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, वाकई में विनोद आपसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकता है क्योंकि वह यहाँ का मुख्य चिकित्सक है और इस क्लिनिक का बिग बॉस है। क्या ब्यूटीफुल लड़की थोड़ी असमंजस में थी। उसने अविश्वास से पहले रश्मि की ओर देखा, फिर विनोद की ओर। विनोद को लगा कि आज सुबह जो कुछ उसके साथ हुआ वह सचमुच रोमांचक था। इतने में वह शांत हो गया और उस खूबसूरत महिला से चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, आज सुबह तुमने जो स्पोर्ट्स कार चलाई उसकी कीमत कम से कम 18 करोड़ है। तुम्हारे पहनावे और तुम्हारे स्वभाव को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो। विनोद ने अपनी बात कहना जारी रखा और बोला, हमारा क्लिनिक छोटा है इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम आपको यहाँ काम पर रख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप यहाँ आते जाते रहो और हमसे मेडिकल स्किल्स सीखते रहो। क्या 10 करोड़ की स्पोर्ट्स कार चलाने वाली यहाँ अप्लाई करने के लिए हमारे क्लिनिक में कैसे आ सकती है? विनोद, कहीं तुम्हारा इरादा मुझे बेवकूफ़ बनाने का तो नहीं है? रश्मि हैरान लग रही थी। ब्यूटीफुल लड़की ने त्योरियां चढ़ाई। विनोद की ओर घूर कर कहा, क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देखते हो? अमीर होने में क्या बुराई है? यह मेरी पसंद नहीं है। क्या यहाँ एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं है? मैंने मेडिकल फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, तो आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप स्पष्ट रूप से अमीरों से नफरत करते हो। आप इतने छोटे दिमाग वाले क्यों हैं? विनोद हर मिनट इस खूबसूरत महिला के गुस्से और तिरस्कार को गहराई से महसूस कर सकता था। ये सारी नेगेटिविटी उस अमीर लड़की की दिल की गहराइयों से आ रही थी। विनोद ने मन ही मन आह भरते हुए धीरे से कहा, अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए जगह ढूंढनी है तो तुम किसी बड़े अस्पताल में जा सकती हो। हमारे छोटे से क्लिनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो और, हालांकि हम यहाँ लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, फिर भी यहाँ काम करने के पीछे काफ़ी सारी शर्तें हैं। मुझे सारे कंडीशंस बताओ। मैं इस शहर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज की आउटस्टैंडिंग मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अगर यकीन ना हो तो मेरे सारे रिपोर्ट कार्ड्स को देख लो। सिर्फ यही नहीं, मेरे पास सभी प्रकार के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी हैं। बात करते करते खूबसूरत महिला ने अपने पास से कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ढेर सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स निकाल लिए। लेकिन विनोद ने बस उस पर एक नज़र डाली और फिर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक चिकित्सा के औषध विज्ञान के बारे में कुछ सवाल पूछे जिन्हें समझना इतना कठिन नहीं था। वह अमीर लड़की जो अभी भी घमंड में चूर थी, विनोद के सारे सवालों को सुनकर शॉक्ड रह गई। वह झिझक रही थी और जवाब नहीं दे सकी। उसने थोड़ा रुक कर कहा कि उसने वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई की है और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती। फिर मुझे खेद है, हम यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा क्लिनिक चलाते हैं जो आपके स्पेशलाइजेशन के लिए सही नहीं है। अलविदा, मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दूंगा। विनोद ने सर्टिफिकेट उसके सामने रख दिया और फिर मरीजों की जाँच करने के लिए जाने लगा। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? ये लड़की यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है क्योंकि उसने हमारे क्लिनिक का बहुत नाम सुना है। आज मैं इस नौकरी के लिए इस लड़की को अपॉइंट करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ एक कीमत तय करें। 1 महीने का कितना खर्च आएगा? विनोद, जल्दी बताओ। रश्मि ने एक सांस में बहुत कुछ कहा।
अगर मैं आन्या सक्सेना हूं तो मैं तुमसे मोलतोल नहीं करूंगी, तुम सिर्फ अमाउंट बताओ, खूबसूरत महिला ने ऊंची आवाज में कहा। विनोद न हंस सकता था न रो सकता था, वह शायद अनुमान लगा सकता था कि आन्या नाम की यह अमीर लड़की इंटर्नशिप के लिए क्लिनिक में क्यों आना चाहती थी। उस लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि किसी को भी इस छोटे क्लिनिक में काम करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। इससे आन्या ने साफ कर दिया कि वह जानबूझकर दिखावा करने और खुद पर गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी। आप कितना पैसा पे कर सकती हैं यदि आप इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आना चाहती हैं, और अगर आप ट्यूशन फीस का पेमेंट करने के लिए तैयार हैं तो क्या आप हर महीने 1 करोड़ खर्च कर सकती हैं। रश्मि को भी लगा कि आन्या कुछ ज़्यादा ही पागल है। इसीलिए रश्मि ने इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया, पैसा कमाने के लिए अपना एक शैतानी आइडिया लगाया। आन्या ने अपने मन में कहा, 1 करोड़ रुपए हर महीने देना होगा, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, भला कौन इस दुनिया में काम पर जाने के लिए कंपनी को पैसे देगा। कोई बात नहीं, मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। आन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फ़ोन उठाया। 1 करोड़ जैसे शब्द हल्के से उसके मुंह से निकले, ऐसा लगा मानो वो 10 रुपये की बात कर रही हो। क्या आप सीरियस हो या क्या आपको कोई मेंटल बीमारी है। हालांकि रश्मि को पैसे से प्यार है और वह सच्ची पैसे की प्रशंसक है, फिर भी वह अभी पैसे लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आखिर यह प्रॉफिट अचानक से बहुत अजीब ढंग से आया और ये मामला रश्मि की सोच से परे था। अब बहुत मजाक हो चुका, तुम्हें जल्दी से अपने घर लौट जाना चाहिए, बेकार में हमारा टाइम बर्बाद मत करो, हमारे मरीजों के इलाज को प्रभावित मत करो। विनोद परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मरीजों पर ध्यान देने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन आन्या ने मेज़ थपथपाए और विनोद के सामने अपने फ़ोन पर एक वीडियो फाइल खोली। विनोद ने जब वो वीडियो फाइल देखी तो वह दंग रह गया। जाहिर तौर पर उस वीडियो में आज सुबह पूरे रास्ते ओवरटेक करते हुए उसकी खतरनाक ड्राइविंग रिकॉर्ड की गई थी और वीडियो में समय समय पर आन्या गुस्से में गालियां भी दे रही थी। ये सब रिकॉर्ड करने के पीछे आपका क्या मकसद है। विनोद ने भौहें चढ़ाकर पूछा। डर गए क्या आप जानते हैं कि आज सुबह आप पर न केवल खतरनाक ड्राइविंग का बल्कि हिट एंड रन का केस भी बनता है। मेरी बहन एक फेमस बैरिस्टर है, इसलिए आप पर मुकदमा करना बहुत आसान है। आन्या ने गर्व से भरा हुआ अपना चेहरा उठाया। विनोद इस बात को सुनकर सन रह गया। जब से उसने पूर्वजों के खून की विरासत प्राप्त की है, उसने बदमाशों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कई अमीर लोगों को हराया है और यहाँ तक कि हत्यारों ने आज्ञाकारी रूप से उसके सामने अपनी हार मानी है। लेकिन अब ये बात सही नहीं है कि वह एक छोटी लड़की के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी कुछ ऐसा होगा। फोन पर दिखाई जाने वाली वीडियो क्लियरली डैश कैम से ली गई थी, इसे बाहर से शूट किया गया था और विनोद की स्पष्ट रूप से तस्वीरें खींची गई थीं। इन सारे एविडेंस की वजह से विनोद पर सचमुच हिट एंड रन का केस बन सकता था। विनोद ने अपने मन में कहा, अगर इस मामले को तूल दिया गया तो वाकई में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, चूंकि आप असल में इंटर्नशिप के लिए हमारे क्लिनिक में आना चाहती हैं, मैं इसे एक अन्य मेजर शेयर होल्डर के रूप में स्वीकार करती हूं। अभी आपने जिस इंटर्नशिप की फीस को पे करने का वादा किया था उसे तुरंत हमें पे करें। रश्मि ने देखा कि विनोद विरोध नहीं कर पा रहा है तो वह बिजनेस की बातें करने लगी। आप भी शेयर होल्डर हैं, आपने पहले क्यों नहीं कहा। मैं जानती थी इसके जैसा दूसरों को परेशान करने वाला इंसान बॉस कैसे हो सकता है। आन्या ने विजयी मुद्रा बनाई और शानदार अंदाज में 1 करोड़ रुपये रश्मि के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैं अभी के अभी चेक करूंगी क्या अमाउंट वाकई में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। कहीं तुम मेरे साथ चालाकी तो नहीं करोगी। याद रखना, तुमने ये अमाउंट अपनी मर्जी से मुझे दिया है। रश्मि ने फ़ोन कसकर पकड़ रखा था और जब वह बोल रही थी तब उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट की वजह से कांप रही थी। रश्मि के इस फैसले को सुनकर विनोद सचमुच बेहद परेशान था। अब जब सौदा हो गया है तो एक अमीर लड़की आन्या उनकी इंटर्न बन चुकी थी और रश्मि ने भी उससे पैसे ले लिए थे। विनोद ने धीरे से कहा, अब चाहे कुछ भी हो, इस अमीर लड़की को इस क्लिनिक से बाहर निकालना नामुमकिन होगा। एपिसोड 83 नज़रअंदाज। विनोद ने धीरे से कहा, मैंने रश्मि से इस क्षेत्र में स्पेशल टैलेंट वाले सीनियर डॉक्टरों या यंग टैलेंट को भर्ती करने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं ये अमीर लड़की हमारे इस क्लिनिक के लिए कैसी रहेगी। इसके बारे में सोचने पर विनोद का सिर चकराने लगा। आपका लाउंज कहाँ है, क्या वहाँ कॉफ़ी मिलती है। मैं आज सुबह जल्दी में उठ गई थी, चलो पहले एक कप कॉफ़ी पीते हैं। आन्या ने असल में विनोद को निराश किया। वह मरीज के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार की गई बेंच पर बैठ गई, जैसे वो यहाँ पर आराम करने आए हो। विनोद गुस्से से फटने ही वाला था, लेकिन इसी समय अचानक रश्मि उसके पास गई और पलकें झपकाते हुए बोली, गुस्सा मत हो, मुझे ऐसी इंटर्न कहाँ मिलेगी जो महीने में 1 करोड़ रुपये पे करती हो। वैसे भी मैंने इस महीने के पैसे उससे ले लिए हैं, चाहे कुछ भी हो मैं उसे 1 महीने के अंदर अंदर नहीं भगा सकती। ये यंग लड़की सिर्फ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लेने या कुछ नया खोजने के लिए निकली है, शायद वह इसके बाद खुद ही गायब हो जाएगी। रश्मि ने सबसे तेज स्पीड से ये शब्द बोलना खत्म किया, फिर अपना चेहरा घुमाया, वसंत की हवा की तरह मुस्कुराए और आन्या से कहा, आन्या, हमारा क्लिनिक काफ़ी छोटा है और इतनी सारी सहायक सुविधाएं नहीं हैं। यदि आप असल में कॉफ़ी पीना चाहती हैं तो मैं इसे आपके लिए लाने के लिए बाहर जा सकती हूँ, लेकिन इसमें पैसे खर्च होंगे। आप रहने दो, मैं यहाँ एक इंटर्न हूँ, बॉस आपसे मेरे लिए कॉफ़ी लाने के लिए कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। आन्या ने आखिरकार कुछ समझदारी वाली बात कही।
लेकिन इससे पहले कि विनोद के चेहरे के इरिटेशन के एक्सप्रेशन कुछ कम होते, आन्या ने तुरंत कहा, बस हमारे ड्राइवर को इसे बाद में लाने के लिए कह देना। विनोद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अंत में वह खुद से बार बार यही कह सका, बस आन्या के साथ एक भटकती आत्मा जैसा व्यवहार करूंगा, जितना हो सके अपना सारा ध्यान सामने वाले मरीजों पर रखूंगा। ये देखकर कि विनोद ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, आन्या खड़ी हो गई और विनोद के पास पहुंच गई। क्योंकि कुछ देर आने के बाद आन्या को पता चला कि विनोद जब लोगों का इलाज कर रहा था तो वह बहुत स्पीड में मरीजों को निपटा रहा था। कुछ मरीजों को उसने सिर्फ 2 बार देखा और बिना पूछे ही तुरंत दवा का नुस्खा लिख दिया। इससे आन्या को यह भ्रम हो गया कि विनोद लोगों के जीवन की अनदेखी कर रहा है और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। इसलिए जब विनोद फिर से मरीज को जल्दी से बर्खास्त करने वाला था तो आन्या ने मेज को जोर से थपथपाया। विनोद तो ठीक था, उल्टे डॉक्टर के पास पेशाब करने आए अंकल को तो उसने लगभग डरा ही दिया था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और भयभीत होकर आन्या की ओर देखा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विनोद ने दिल में गुस्सा दबाते हुए ठंडे स्वर में पूछा। क्या तुम्हारा नाम डॉक्टर विनोद है? क्या तुम सच में डॉक्टर हो? मैं कुछ समय से तुम्हें देख रही हूँ, हालांकि मैं एलोपैथी फील्ड से हूँ, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में 4 बुनियादी कौशल सीखने की उम्मीद की जाती है। तुमने बेसिक मेडिकल स्किल्स भी नहीं सीखे हैं और बस लोगों को दवाएं लिखते हो। तुम एक नीम हकीम के बराबर भी नहीं हो। आन्या ने अपना बोलना जारी रखा और कहा, तुम्हारे इस काम करने के तरीके के हिसाब से मुझे डर है कि ये क्लिनिक जल्द ही बन जाएगा। अगर तुम्हारी लिखी हुई फालतू की दवाएं काम नहीं करती है तो लोग तुम्हें और इस क्लिनिक को जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं असल में अंधी हूं, जो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी जगह चुनी। आन्या की जबान काफ़ी तेज चलती है और वह किसी भी तरह के कठोर शब्द बोल सकती है। विनोद ने थोड़ी भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो बकवास मत करो। आयुर्वेदिक चिकित्सा के 4 बुनियादी कौशल होते हैं, लेकिन जब तक आपकी याददाश्त अच्छी है कभी भी आपको बस अपनी आंखों का उपयोग करने की जरूरत होती है। रोगी के रंग रूप को देखना और उसके व्यवहार को एग्जामिन करना, छोटी मोटी बीमारियों की पहचान करना। इसके अलावा यह नामुमकिन है कि किसी भी तरह की बीमारी बाहरी रूपों के माध्यम से प्रकट न हो। अब मुझे और भी अधिक संदेह है कि क्या आपका मेडिकल कॉलेज का पासिंग सर्टिफिकेट आपने खरीदा है? दोनों एक दूसरे को लगातार खरी खोटी सुनाई जा रहे थे। उन दोनों में से कोई भी चुप नहीं हो रहा था। मरीजों ने अपनी अपनी मुस्कुराहट दबा दी और वहां खड़े होकर मजे से ये सारा ड्रामा देखते रहे। रश्मि, जो पहले व्यस्त थी, जल्दी से वहां पहुंची और उन दोनों को अलग कर दिया। वह मनाने लगी, शांति से पैसा कमाया जाता है, हम तीनों इस क्लिनिक के कर्मचारी हैं, इस तरह से छोटी मोटी बातों पर बहस करना ठीक नहीं है। मिस आन्या, जब आप पहली बार हमारे क्लिनिक में आई थीं तो आप विनोद के बारे में ज़्यादा नहीं जानती होंगी। उनके उपचार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तेज़ हैं और वह गारंटी देते हैं कि किसी भी मरीज़ को दवाओं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि इतने सारे मरीज़ इतनी लंबी लाइन में क्यों खड़े हैं? आन्या ने जब रश्मि की बातें सुनी तो वह भी हैरान हो गई। एक धनी परिवार की बेटी होने के नाते उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मैच्योर था। आन्या असल में एक स्मार्ट महिला थी। आन्या ने मन में सोचा, स्वाभाविक रूप से कोई भी विनोद के इलाज की ये सारी अजीब बातें महसूस कर सकता है। अगर विनोद सचमुच इतना लापरवाह होता और बिना सोचे समझे दवाएं लिख देता तो उसे काफ़ी पहले जेल में बंद कर दिया गया होता और वहां उसे मार मार कर अपंग बना दिया जाता। लेकिन मरीज को देखने में उसकी स्पीड बहुत आउटस्टैंडिंग थी। विनोद की आंखें सबसे उच्च कोटि की एक्सरे मशीन जैसी लगती थी। मरीज के लक्षण और कौन सी दवा लिखनी है ये जानने के लिए वह बस मरीज को अपनी आंखों से 2 बार स्कैन करता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते? आन्या जबरदस्ती एक मरीज की जांच करने लगी। मैं हाल ही में थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, उस मरीज ने तुरंत कहा। आन्या ने उस मरीज की बीमारी को पहचानने का सबसे सरल और सीधा तरीका चुना। इस बात पर ध्यान न देते हुए कि विनोद उस मरीज की पहले से ही जांच कर रहा था, आन्या वहां एक कुर्सी लगाकर बैठ गई। सौभाग्य से रोगी का स्वभाव अच्छा था और ये देखकर कि आन्या युवा, सुंदर और मनमौजी थी, उसने उसकी परवाह नहीं की। विनोद ने अपना सिर नीचे किया और आन्या से बात करने का इरादा किए बिना अपने सामने मरीज के लिए एक नुस्खा लिखा। मैंने कहा, ए मिस्टर, क्या तुम दोषी नहीं हो? मेरी नज़रें कभी गलत नहीं हो सकती। तुम एक झोलाछाप डॉक्टर हो और झूठे हो। आन्या ने व्यंग्यात्मक ढंग से चिढ़ाया। उसकी आंखों में विनोद के लिए घृणा के भाव झलक रहे थे। विनोद ने इसी समय मरीज का पर्चा लिखा, उसे हल्के से आगे बढ़ाया और आदेश दिया, इस प्रिस्क्रिप्शन को ले जाओ और दवा ले लो। इस पर दवा लेने का तरीका लिखा है, 3 दिन तक इसे फॉलो करो, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मरीज ने बड़े प्यार से थैंक यू कहा और हंसी खुशी वहां से चला गया। मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम बहरे और गूंगे होने का नाटक करके बच नहीं सकते। अभी तो तुमने मुझसे गंभीर बातें कहीं, अब तुम कायरों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम पलक झपकते ही बीमारी के सारे लक्षण कैसे देख सकते हो? आन्या अनिच्छा से विनोद का चेहरा देखती रही और पूछती रही। विनोद ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और लापरवाही से जवाब दिया, आप स्वाद विकार के साथ पैदा हुई हैं। कई तरह का स्वाद होता है और आप उनमें सटीक रूप से अंतर नहीं बता सकती हैं। मुझे यकीन है कि इसी वजह से आपको इंटर्नशिप के लिए मेरे इस छोटे क्लिनिक में आना पड़ा। विनोद के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, घमंडी आन्या तुरंत डर गई। फिर अपने आप आन्या ने अपनी सफ़ेद नाक को ढक लिया। विनोद को अविश्वास से देखा और हकलाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मुझे जानते हो?
विनोद की आवाज़ अभी भी ठंडी थी। मैं तुम्हारे जैसी अमीर महिला को नहीं जानना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इसे अपने मेडिकल स्किल्स से देख सकता हूँ। यदि आप मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे काम में बाधा न डालें। हर किसी के लिए शांति से रहना सबसे अच्छा है। तुम किस बात पर इतना घमंड कर रहे हो? तुमने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी कहा वह सिर्फ एक तुक्का था। आन्या खड़ी हो गई। हालांकि उसने अपने मुंह से संदिग्ध शब्द कहे, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था और दीवार के सहारे लगभग पीछे की ओर वह टेक कर बैठ गई। रश्मि ने बगल से ये दृश्य देखा और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह धीरे से बुदबुदाई, छोटी बच्ची, अगर तुम विनोद के सामने आक्रामक होने का दिखावा करती हो तो शायद तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगले आधे दिन तक हालांकि आन्या अभी भी एक घमंडी युवा महिला की तरह काम में लगी रही, लेकिन उसने विनोद को फिर से उकसाने की पहल नहीं की। जब रश्मि एक फल का एक टुकड़ा खा रही थी तभी आन्या ने अपनी आवाज़ धीमी की और पूछा, रश्मि, इस विनोद की क्या कहानी है? इसकी आंखें इतनी तेज कैसे हैं? और अभी मैंने कुछ मरीजों को देखा जो अपनी पीठ सीधी नहीं कर पा रहे थे। उसने धीरे से उन्हें अपने हाथों से दर्जनों बार रगड़ा और उन मरीजों के सभी लक्षण तुरंत गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है आन्या के चुप रहने और विनोद को अब और नहीं उकसाने का असल कारण ये था कि विनोद को उसके शारीरिक दोष का पता चल गया था। पूरे दिन आन्या ने अपनी आंखों से देखा था कि विनोद ने कई मरीजों को बिना दवा दिए ही उनकी पुरानी बीमारियों से उन सबको छुटकारा दिला दिया था। आन्या के लिए जो कई वर्षों से मेडिकल यूनिवर्सिटी में रही थी, उसे विनोद का इलाज करने का तरीका बिल्कुल गलत और एपिसोड 84 फिर कुछ हुआ है। आन्या के लिए जो कई वर्षों से मेडिकल यूनिवर्सिटी में रही थी, विनोद का इलाज करने का तरीका बिल्कुल गलत और अविश्वसनीय है। चेहरे पर रहस्यमयी भाव लिए हुए रश्मि ने अपने गाल फुलाए और बड़ी कोशिश से उसने उस नाजुक फल को अपने गले में निगल लिया। फिर उसने कहा, मैं आपको ये बता दूं, हमारा क्लिनिक अभी कुछ दिनों पहले ही खुला है। इससे पहले ये दिवालिया होने की कगार पर था। विनोद के आने के कारण ही यहाँ काफ़ी सारे मरीज आते हैं और इसी वजह से हम सब इतने व्यस्त हैं। आप असल में भाग्यशाली हैं कि इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आए 1 करोड़ पर मंथ इंटर्नशिप फीस की पेमेंट करने का आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। आन्या ने विचारशील भाव दिखाया। अपनी गोरी ठुड्डी और अपनी बड़ी खूबसूरत आंखों के साथ सीट पर झुकते हुए विनोद की हर हरकत को वो बेहद करीब से देख रही थी। आन्या ने अपने मन में कहा, अचानक मुझे अब पता चला कि ये लड़का जिसके बारे में मैं सोच रही थी कि वह बहुत परेशान करने वाला है, जब वह दूसरों के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था तो उसके गंभीर एक्सप्रेशन असल में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। सुबह का काम जल्द ही खत्म हो गया। विनोद ने दोपहर के भोजन पर इनवाइट करने की आन्या की दयालुता को सीधे तौर पर मना कर दिया। उसने अकेले बाहर जाकर खाना खाने की योजना बनाई। आन्या का विनोद के लिए प्यार गायब हो गया। उसने विनोद की पीठ की ओर देखते हुए अपने होंठ भींच लिए और कहा, तुम किस लिए इतना दिखावा कर रहे हो? क्या तुम मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो? विनोद खींच गया। आज सुबह से सारे मरीजों का इलाज करने के बाद उसके शरीर में लगभग 50% से 60% कुंडलिनी की ऊर्जा खत्म हो गई थी। आज वह दोपहर के लंच के दौरान जल्दी से ठीक होने में कैपेबल था। उसे खुद को रिजुविनेट करना था ताकि लंच के बाद वो सारे मरीजों का इलाज अच्छी तरह से कर सके। ये याद करते हुए कि सेजल और अन्य लोग अभी भी सोसाइटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उसे थोड़ी चिंता महसूस हुई और पास के एक रेस्तरां की ओर जाते समय उसने अपना फ़ोन निकाला। ठीक इसी समय सेजल का फ़ोन आया। विनोद मुस्कुराया और कॉल का जवाब देने के बाद उसने कहा, आपके और मेरे बीच असल में एक टेलीपैथी है। मैं अभी आपको कॉल करने ही वाला था। क्या प्रॉपर्टी एक्विजिशन ठीक चल रहा है? सेजल के स्वर में थोड़ी जल्दबाजी थी और उसने जल्दी में कहा, विनोद, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन वर्षा को फिर से कुछ हो गया है। क्या फिर कुछ हुआ है? ये सुनकर विनोद का सिर दर्द होने लग गया। मैंने सुबह ही वर्षा को कॉलेज सही सलामत ड्रॉप कर दिया था। आखिर दोपहर को आराम करने के बाद उस लड़की ने अब कौन सी नई परेशानी पैदा कर दी? विनोद ने अपना हाथ बढ़ाकर और अपना माथा रगड़ते हुए अपने स्वर को शांत रखने की पूरी कोशिश की और पूछा, अब क्या हुआ? जो भी है तुम चिंता मत करो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। वर्षा के काउंसलर ने मुझे फ़ोन किया था। ऐसा लगता है कि कॉलेज में उसके कलीग्स के साथ उसका झगड़ा हुआ था। सेजल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं अब यहाँ इतनी व्यस्त हूँ कि मेरे पास कॉलेज जाने का टाइम नहीं है। क्या आप वहाँ जा? सेजल असल में बेहद परेशान थी और वो बोलने में झिझक रही थी। विनोद ने गहरी सांस ली और बिना कुछ सोचे कहा, मैं इस कॉलेज वाले मुद्दे को निपटा लूँगा क्योंकि अभी दोपहर में मुझे लंच ब्रेक मिला है। आपको वहाँ बहुत ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी वहाँ नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लिनिक में आराम करें। सेजल ने धीरे से कहा, आपको परेशान करने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाल ही में हमारे चावला परिवार के कारण आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया है। इस बात के लिए मुझे असल में बहुत गिल्टी महसूस होता है। सेजल का स्वर अपराध बोध से भरा था। सेजल, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वर्षा के कॉलेज पहुँच जाऊँगा। विनोद ने फ़ोन रख दिया। उसके पास अभी खाना खाने का समय नहीं था। वो सीधे वर्षा के कॉलेज चला गया। विनोद वहां पहुंचकर कार को कॉलेज गेट पर पार्क करके तेजी से अंदर चला गया। हालांकि उसे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्डों ने रोक दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड युवा दिख रहा था, लेकिन उसकी छवि पुराने जमाने की थी। उसने विनोद की ओर आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, आप हमारे कॉलेज के फैकल्टी होना तो दूर की बात है, आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं हो सकते। हम यहाँ बाहरी लोगों को यूं ही प्रवेश करने की परमिशन नहीं देते हैं। विनोद ने अपने आने का कारण बताते हुए थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया।
सबसे पहले उसने सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने देगा, लेकिन अब विनोद को कॉलेज के अंदर जाने के लिए लगा कि उसे कम से कम वर्षा के काउंसिलर को फ़ोन करना चाहिए। तभी कुछ अजीब तरह से सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, हाल ही में कॉलेज का कड़ाई से इंस्पेक्शन किया गया है, यदि कोई आपकी गारंटी नहीं दे रहा है तो इस कॉलेज में प्रवेश करने की कोशिश भी न करे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले ही बता दिया था कि वह घूस खाना चाहता है। विनोद ने कहा, मैं रूल्स की इम्पोर्टेंस को समझता हूं, लेकिन इस वक्त मेरा कॉलेज के अंदर जाना बेहद ज़रूरी है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों से निपटने के लिए कॉलेज जाना चाहता हूं। विनोद ऊब गया था और उसने असल में इस सिक्योरिटी गार्ड नाम की मुसीबत को पैसे खिलाने का सोचा। आखिर उसे इस मुसीबत से तुरंत निपटना जो था। विनोद ने अपने मन में कहा, लेकिन आज ये मेरी बदकिस्मती है कि आज मैं क्लिनिक से जल्दी में बाहर आ गया और अपना बटुआ नहीं लाया। दूसरों से पैसे मांगना भी सही नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं? झिझकते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाकर मजाक उड़ाया, अरे गरीब आदमी, जल्दी करो नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज की शांति व्यवस्था में बाधा डालने के नाम पर पीटूंगा और फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। बोलते बोलते उसने एक रबर की छड़ी निकाली और विनोद को उससे मारने की कोशिश करने लगा। आखिरकार विनोद अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसने आंखों में भयंकर एक्सप्रेशन लिए एक कदम आगे बढ़ाया। विनोद जो मन ही मन बेचैन था, ऐसा करने की इच्छा किए बिना न रह सका। इस समय आयरन बोन स्नैक जो उसकी जेब में छिपा हुआ था, उसने तुरंत अपना सिर बाहर निकाला और मूंग दाल जैसी छोटी आंखों से घमंडी सिक्योरिटी गार्ड को करीब से देखा। यह क्या है? सिक्योरिटी गार्ड को अचानक अपने सामने हरी आंखों का एक जोड़ा हवा में लटकता हुआ सा दिखाई दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मन में कहा, मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि मेरा गला रुंध गया है। सिर्फ यही नहीं, मेरा पूरा शरीर शीशे से भरा हुआ लग रहा है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। उसकी आंखें खुली हुई थीं और मुंह डर की वजह से खुला हुआ था। वो एक भी शब्द बोलने में असमर्थ था। विनोद ने बस सिक्योरिटी गार्ड की ओर ठंडी नज़र से देखा और फिर तेजी से उसके पास से गुजर गया। विनोद 3 या 4 मीटर दूर जा चुका था। तब तक सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन थे और साथ ही साथ वो हौंफने लगा। कॉलेज में एंटर करने के बाद विनोद थोड़ा शॉक्ड हो गया। विनोद ने धीरे से कहा, जहां तक इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सवाल है, मैं फिलहाल कंफ्यूजन में हूं। जैसे ही विनोद वर्षा के कर्ट सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए सेजल को फ़ोन करने वाला था कि तभी उसे अचानक कुछ ही दूरी पर वर्षा की परिचित आवाज़ सुनाई दी, आप साफ तौर से गुंडागर्दी कर रहे हैं। आवाज़ सुनने के बाद विनोद ने भौहें सिकोड़ ली और तेजी से सामने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की भीड़ को दरकिनार करते हुए उसने अपनी स्पीड तेज़ कर दी। उसने धीरे से कहा, मुझे इमारत के पीछे एक छोटे से बगीचे जैसी जगह दिखाई दे रही है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। वर्षा को एक लंबा और हट्टा-कट्टा आदमी खींच रहा था। इस समय वो काफ़ी गुस्से और परेशानी में थी। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था। वह अपने कंपेटिटर के हाथों से छूटने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी की ताकत असीम थी। बहुत कोशिशें के बावजूद भी वर्षा सफल नहीं हो पा रही थी। ऐसे दृश्य को देखकर विनोद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने धीरे से कहा, इस बात को छोड़ देना चाहिए कि सेजल ने किस तरह की परेशानी पैदा की है। ये आदमी जो इतना ताकतवर है, इसका पब्लिक में एक महिला स्टूडेंट पर हमला करना असल में गुंडागर्दी है। वर्षा को जाने दो। जब विनोद बोला तो उसने पहले ही अपने सामने खड़ी हुई भीड़ को हटा दिया था। फिर वो काफ़ी स्पीड में वर्षा और उस आदमी के पास पहुंचा। उस आदमी ने अचानक से विनोद की ओर देखा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि वह यहाँ अपने किसी काम से आया है और उसका वर्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब वो गाली देने ही वाला था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाह में सुई चुभ रही हो। उस मोटे आदमी को उसकी कोहनी से लेकर कलाई और कंधे तक झंझनाहट महसूस हो रही थी। एक तेज दर्द भरी आवाज़ के साथ मोटे आदमी ने अनजाने में वर्षा को अपनी पकड़ से जाने दिया। जीजाजी, वर्षा ने पुकारा, मानो वो अपने किसी प्रोटेक्टर को देख रही हो। उसके चेहरे पर आया गुस्सा और घबराहट एक पल में खुशी में बदल गई। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के विनोद के पीछे आकर छुप गई। अबे अपनी औकात में रह, जिस हट्टे-कट्टे आदमी की कोहनी अभी अभी विनोद ने उछाली थी उसकी आंखें फैल गईं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बड़ी मुट्ठी भींच ली और उसे विनोद के चेहरे पर दे मारा। आसपास की कई स्टूडेंट्स ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वे चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन सभी को लगता था कि विनोद के शारीरिक गठन के कारण यदि उसे कंपेटिटर द्वारा मुक्का मारा गया, भले ही वो वहां पर बेहोश न हो, लेकिन उसके आधे दांत टूट जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुक्का मारने की कोई आवाज़ नहीं आई। विनोद वहां बेहद निश्चिंत खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे उस मजबूत आदमी की कलाई पर चुटकी काट ली। विनोद के शरीर में काला वासुकी नाग पैटर्न पहले से ही तेजी से घूम रहा था और उसकी ताकत आम लोगों की तुलना में कम से कम 7 या 8 गुना अधिक हो चुकी थी। उसके बाद एपिसोड 85 जानबूझकर उसने शर्मिंदगी से गुस्से में बदलते हुए अपने पैर को करीने से उठाया और विनोद की छाती पर दे मारा। उसने अपने मुंह में कोसते हुए कहा, तुम नरक में जाओ, धिक्कार है तुम पर, धोखे से मारते हो। विनोद ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही उस मोटे आदमी ने अपना पैर ऊपर उठाया, वह आधा कदम पीछे हट गया। अभी भी कंपेटिटर की कलाई खींचने की पोजीशन बनाए रखते हुए वो बिना बल के हल्का और फूला हुआ लग रहा था। फिर विनोद ने उसे लापरवाही से एक झटका दिया।
तभी आसपास के लोगों को उस मजबूत आदमी की कलाइयों, कोहनियों और कंधों की हड्डियों के टूटने की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई देने लगी और साथ ही उसके हड्डियों के खिसकने की तेज आवाज़ भी आ रही थी। साथ में उस मोटे आदमी की दबी कराह भी सबको सुनाई दी। विनोद ने उस युवक को कसकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद हुआ यूं कि बगल में एक फूलों की क्यारी का 2 फुट ऊंचा किनारा था और उस आदमी का चेहरा ठीक उसी से जा टकराया। उसके चेहरे से तुरंत बहुत खून बहने लगा जो बेहद डरावना लग रहा था। उसके भयानक चेहरे के देखकर आसपास के लोग चिल्ला उठे। वहां खड़े सब लोगों ने विनोद के पावर की बढ़ाई की और उसकी चमत्कारी लड़ाई के टेक्निक के तरीकों की भी बहुत बढ़ाई की। वर्षा जो विनोद के पीछे खड़ी थी उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसका छोटा चेहरा अभी भी लाल था लेकिन ये गुस्से या घबराहट के कारण नहीं था, सिर्फ एक्साइटमेंट के कारण ऐसा था। जीजाजी आप कमाल हो, वर्षा चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। आसपास कई युवा फीमेल स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि महिला शिक्षक भी खड़ी थी। वे बार बार विनोद की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर उन्हें वर्षा के इतने दबंग जीजा के होने पर उससे जलन होने लगी। किस औरत को यह अच्छा नहीं लगता कि दबंग आदमी उसकी देखभाल करें? ऊपर से विनोद बेहद हैंडसम था। उनमें से एक लड़की ने कहा, यदि आप उसके शरीर पर मैले कुचले कपड़ों को इग्नोर करें तो उस जैसा एक बेहद हैंडसम लड़का मिलना मुश्किल है। ओह माय गॉड, वर्षा के जीजाजी एक बेहद अट्रैक्टिव इंसान हैं। विनोद बहुत रिलैक्स था। उसने ताली बजाई, फिर फूलों की क्यारियों पर गिरे हुए उस मोटे आदमी को उसने इग्नोर कर दिया। इसके बजाय उसने अपना चेहरा घुमाया और वर्षा से कहा, छोटी बच्ची, क्या आपने आज घर से बाहर निकलते समय पंचांग नहीं पढ़ा था? अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा है और तुमने इतनी परेशानी क्यों पैदा की? वर्षा ने अपने होठों को सिकोड़कर प्यार से कहा, जीजाजी आप इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? पर आज का दिन वाकई में मनहूस है। ये सारा ड्रामा इस प्रीति की वजह से हुआ है। बोलते समय वर्षा ने उन कुछ लोगों की ओर उंगली उठाई जो घेरे के बीच में खड़े हुए थे। दरअसल विनोद ने पहले ही उन लोगों के प्रेजेंस को देख लिया था। एक अधेड़ उम्र का कपल जो लगभग 50 साल का दिखता था, उसके बगल में बदसूरत रंग वाली एक लंबी स्टूडेंट खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह वर्षा की ही उम्र की थी। विनोद को समझ नहीं आया कि आज सुबह जिस प्रीति से उसकी मुलाकात हुई थी वह जाहिर तौर पर इन चंद लोगों में से कोई एक थी, लेकिन वर्षा ये क्यों कह रही थी कि हर चीज़ के लिए प्रीति जिम्मेदार है? विनोद के कुछ भी पूछने से पहले विपरीत दिशा में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या आपके कॉलेज का यही सिस्टम है? इस गरीब लड़की ने अपने रिश्तेदार को बुलाया और मेरे ड्राइवर को पिटवाया। सच में यहाँ झोपड़पट्टी जैसा माहौल है। पक्का इस लड़की वर्षा के परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो समझदार हो। क्या ये फालतू लोग केवल मुखों से बात करना जानते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी साफ सुथरा सूट पहने हुए था। उसके बाल चमकदार थे। वह थोड़ा स्टाइल वाला बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन जब वह बोल रहा था तो वो सख्त और मतलबी लग रहा था। विनोद इस समय काफी चिढ़ रहा था। वो ठंडे स्वर में बोला, अभी बोलते समय क्या तुमने अपने लहजे और रवैये पर ध्यान दिया? तुम्हारे बकवास ड्राइवर ने पब्लिकली एक स्टूडेंट पर हमला किया तो इसीलिए उसे पीटा गया। सिंपल। मुझे लगता है कि तुम भी उसके जैसे ही हो। क्या कहा आपने? क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे? अधेड़ उम्र का आदमी अचानक नाराज हो गया। फिर भी उसने अपनी बेस्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ खुली आंखों से विनोद को डांटा। उसके बगल में कुछ लोग थे जो कॉलेज के शिक्षक और काउंसलर जैसे लग रहे थे। वे उसे मनाना चाहते थे, लेकिन वे सब उस आदमी की आभा और पौवा से डरते थे। वहाँ एक महिला काउंसलर थी जो तकरीबन 30 वर्ष की लग रही थी और वो सबसे ज्यादा परेशान थी। वर्षा उसकी स्टूडेंट थी जिसने कुछ समय पहले कॉलेज की एक फेमस अमीर लड़की सारिका को उकसाया था। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और बात बढ़ गई। मूल रूप से फीमेल काउंसलर इस बड़ी बात को छोटी बात में बदलना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सारिका सीधे अपने माता पिता को फ़ोन करेगी। अपने पैसे, पावर और कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा करते हुए सारिका कहती रही कि वर्षा अपने घुटनों के बल बैठे और उससे माफ़ी मांगे। वर्षा ने भी अपने परिवार को कॉल किया और बाद में इससे निपटने के लिए विनोद कॉलेज आ गया। वर्षा की पारिवारिक स्थिति के बारे में फीमेल काउंसलर को थोड़ा बहुत पता था। असल में उसने सोचा था कि वर्षा के परिवार के मेंबर्स कॉलेज आने के बाद सारिका से कुछ अच्छा कहेंगे या कुछ पैसे दे देंगे और ये मामला खत्म हो जाएगा। सारिका के माता पिता अमीर और शक्तिशाली लोग हैं। वे केवल अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अचानक से वर्षा ने अपने जीजाजी को बुलाया जो सादे कपड़े पहने हुए थे और बहुत दयालु लग रहे थे। हालांकि ये दयालु जीजा ही थे जिसने आते ही मारधाड़ शुरू कर दी और कपूर परिवार के ड्राइवर को जमीन पर मार गिराया। उसके बाद उस ड्राइवर ने डर के मारे अपनी नज़र नहीं उठाई। वर्षा के जीजाजी ने सारिका के पिता अनुपम कपूर के साथ भी खुलेआम बहस की और उन्हें जमकर धमकाया। फीमेल काउंसलर ने मन में कहा, अगर चीज़ें खराब तरीके से यूं ही होती रहीं तो वर्षा को पक्का बहुत नुकसान होगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे वर्षा को प्रोटेक्ट करना है। आखिर वो मेरी स्टूडेंट है। अगर वर्षा को नुकसान हुआ तो मुझे डर है कि मैं भी फंस जाऊंगी। ये सोचकर फीमेल काउंसलर तुरंत विनोद के सामने जाकर खड़ी हो गई और आंख मारकर इशारा करते हुए धीरे से बोली, सर चलिए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ का कॉलेज का माहौल बाहर की दुनिया से अलग है। असल में आप दोनों के बीच कई गलतफहमियां हो गई हैं। जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक गलतफहमियां दूर नहीं होंगी। विनोद, आप गुस्सा थूक दो। फीमेल काउंसलर का चेहरा देखकर विनोद ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन वो कुछ सोच रहा था।
वही विपरीत दिशा में बैठे अधेड़ उम्र के अनुपम ने ठंडे स्वर में कहा, काउंसिलर सही कह रही है, ये स्पष्ट है कि ये कुतिया लड़की नहीं जानती कि कैसे व्यवहार करना चाहिए और उसने मेरी प्यारी बेटी को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। अब मेरी बेटी को चक्कर आ रहा है और वो इनकम्फर्टेबल महसूस हो रही है। आपको मुझे इस मामले का संतोषजनक जवाब और जस्टिफिकेशन देना होगा, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद काउंसलर का चेहरा भी उतर गया। जैसे ही वह कुछ सांत्वना देने वाले शब्द कहने ही वाली थी कि तभी विनोद ने पहले ही ठंडे चेहरे के साथ अनुपम कपूर को जवाब दिया, तुम अपने कपड़ों में एक आवारा कुत्ते की तरह दिखते हो, ऐसा लगता कि तुम में कोई विकलांगता है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने तुम्हें अभी क्या कहा था? जब तुम बोलो तो अपने शब्दों पर ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। विनोद को फालतू बातें सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, वही अनुपम कपूर असल में बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था। विनोद ने कहा, अगर तुम्हारी अधेड़ उम्र न होती तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें 2 थप्पड़ जड़ दिए होते। तुम अपनी ये बकवास बंद करो, अभी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे पास इलाज के खर्च की भरपाई के पैसे नहीं है तो अपने घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांग लो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता कि मैं अनुपम कपूर कई लोगों को जानता हूं और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ मैं जो करूंगा तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अधेड़ उम्र का आदमी सचमुच बहुत बकवास कर रहा था। मेरा ड्राइवर यानी कि बॉडीगार्ड एक फाइटिंग चैंपियन है, उसे ऊंची कीमत पर काम पर रखा गया है। विनोद के सामने वो 10 मिनट भी नहीं टिक पाया और धराशायी हो गया। ठीक एक मरे हुए कुत्ते की तरह वो वहीं पड़ा रहा। ये सब मन में सोचते हुए अनुपम कपूर ने अब बोलते वक्त खुद पर संयम रखा। हालांकि अनुपम कपूर ने अब वर्षा को कोसने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने अपनी पहचान कायम रखी और विनोद को दबाना चाहा। उसने खुद से कहा, विनोद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लड़ना जानता है। उसके कपड़ों से मुझे ऐसा लगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और स्वाभाविक रूप से उसकी कोई सामाजिक औकात भी नहीं है। कोई अच्छा रुतबा रखने वाला इंसान विनोद के जैसा भिखारी पहनावा कैसे पहन सकता है? विनोद ने अनायास ही इस घटना की एकमात्र शिकार बेहद बदसूरत चेहरे वाली सफ़ेद पोशाक पहने एक स्टूडेंट की ओर देखा। वर्षा ने तुरंत कहा, जीजाजी उसका नाम सारिका कपूर है, वो और प्रीति बेस्ट फ्रेंड्स हैं। प्रीति ने आज सुबह बहुत बड़ा कांड कर दिया, फिर उसने मुझसे बदला लेने के लिए सारिका से मदद करने के लिए कहा। सारिका ने जानबूझकर मेरा रास्ता रोका और हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मैंने बस उसे हल्का सा धक्का दिया था, मुझे क्या पता था। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक भरी स्टोरी सुनने के लिए वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें।